यूपीजी के फोरम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल यूपीजी के फोरम को ज्वाइन कर लीजिए। और ये जो वीडियो है ये उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। हाँ, खासकर यूपीएसएससी के लिए, जिसमें इस सेक्शन से मतलब आर्थिक नियोजन से लगभग 20 प्रश्न तक पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल। तो आज हम समय में थोड़ा पीछे चलेंगे, आज़ादी से भी पहले, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज हम जिस भारतीय अर्थव्यवस्था को देखते हैं उसकी पहली ईंट कब, कहाँ और किसने रखी थी। ये एक बहुत ही दिलचस्प सफर है क्योंकि ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि भारत की आर्थिक कहानी 1947 से ही शुरू हुई। हाँ, मतलब आज़ादी के बाद से। पर सच तो यह है कि आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ एक और लड़ाई भी चल रही थी, ये तय करने की कि आज़ाद भारत की आर्थिक दिशा क्या होगी। बिल्कुल। तो आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरेंगे। हम 1934 से 1950 के उस दौर में जाएंगे जब भारत के भविष्य के लिए एक नहीं बल्कि कई अलग अलग नक्शे बनाए जा रहे थे। और हमारा मिशन है इन सभी नक्शों को समझना और ये देखना कि आज़ाद भारत ने आखिर कौन सा रास्ता चुना। सही कहा। और इससे पहले कि हम शुरू करें, एक बहुत जरूरी तथ्य जो अक्सर परीक्षाओं में आता है, आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग संविधान की समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है, जिसका सीधा सा मतलब है कि इस पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। ये सिर्फ एक तथ्य नहीं बल्कि भारत के संघीय ढांचे का एक अहम पहलू है। चलिए तो फिर कहानी की शुरुआत करते हैं। साल 1934। भारत पर ब्रिटिश हुकूमत है और देश मतलब भयानक आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। और ऐसे माहौल में एक इंजीनियर एक किताब लिखता है जो भारत के आर्थिक भविष्य का पूरा खाका खींच देती है। ये बात अपने आप में मतलब हैरान करने वाली है। हम एम विश्वेश्वरैया की बात कर रही हैं। हाँ सर, एम विश्वेश्वरैया, जिन्हें हम मैसूर के दीवान और एक महान इंजीनियर के तौर पर तो जानते हैं, लेकिन उनकी पहचान इससे कहीं ज्यादा है। 1934 में उनकी किताब आई प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया जी। और ये कोई एकेडमिक किताब नहीं थी, ये एक एक्शन प्लान था। भारत के लिए आर्थिक नियोजन का ये पहला व्यवस्थित और लिखित दस्तावेज था। इससे पहले ऐसी सोच किसी ने इतने साफ तौर पर पेश नहीं की थी। तो क्या खास था इस एक्शन प्लान में? क्या ये सिर्फ कुछ विचार थे या इसमें कोई ठोस लक्ष्य भी थे? नहीं, इसमें बहुत ठोस लक्ष्य थे। विश्वेश्वरैया जी ने एक 10 वर्षीय योजना का प्रस्ताव रखा और उसका एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी लक्ष्य था 10 साल में भारत की राष्ट्रीय आय को दुगना करना। दुगना करना? हाँ, वो औद्योगिकरण पर जोर दे रहे थे, कृषि पर निर्भरता कम करने की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर भारत को गरीबी से निकलना है तो उसे योजनाबद्ध तरीके से अपनी इंडस्ट्रीज खड़ी करनी होंगी। यानी आजादी की लड़ाई के बीच कोई ये सोच रहा था कि राजनीतिक आजादी के साथ साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। बिल्कुल। इसीलिए शायद उन्हें भारतीय नियोजन का प्रणेता या फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग कहा जाता है। सही पकड़ा आपने। ये दो बातें परीक्षा के लिहाज से बहुत अहम है। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किताब का नाम और ये 10 वर्षीय योजना का विचार। जी, लेकिन ये एक व्यक्ति का प्रयास था, एक जीनियस का विजन था। इसे जमीनी हकीकत में बदलने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत थी और वो हमें 4 साल बाद 1938 में देखने को मिलती है। 1938। ये तो भारतीय राजनीति में बहुत गहमा-गहमी वाला दौर था। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन और उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। तो क्या इस राजनीतिक उथल-पुथल के बीच आर्थिक प्लानिंग जैसी बात आगे बढ़ पाई? न सिर्फ आगे बढ़ी बल्कि उसे संस्थागत रूप दिया गया। उसी हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति या नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया। अच्छा, ये एक ऐतिहासिक कदम था क्योंकि पहली बार भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस आधिकारिक तौर पर नियोजन के विचार को अपना रही थी। यहाँ पे एक बड़ा कंफ्यूजन होता है जो अक्सर सवालों में फंसाता है। अधिवेशन के अध्यक्ष तो सुभाष चंद्र बोस थे, तो क्या समिति के अध्यक्ष भी वही थे? और यही वो बारीक डिटेल है जहां गलती होती है। समिति का गठन बोस की अध्यक्षता वाले अधिवेशन में जरूर हुआ, लेकिन समिति के अध्यक्ष बनाए गए जवाहरलाल नेहरू। ओके, तो अध्यक्ष नेहरू थे।
हाँ, बोस का मानना था कि भारत को तेजी से औद्योगिकीकरण की जरूरत है और नेहरू इस विचार के सबसे बड़े पैरोकारों में से थे। इस समिति का काम ही था आजाद भारत के लिए औद्योगिकीकरण का एक विस्तृत ब्लूप्रिंट तैयार करना। तो पहले एक इंजीनियर ने विजन रखा, फिर देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी ने उसे अपना लिया, लेकिन ये सब तो एक तरह से अकादमिक और राजनीतिक स्तर पर हो रहा था। जो देश का बिजनेस वर्ल्ड था, जो उद्योगपति थे, क्या वे इस बारे में कुछ सोच रहे थे? क्योंकि असली पैसा और संसाधन तो वहीं लगने थे। बहुत वाजिब सवाल है और इसका जवाब हमें मिलता है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1944 में, जब राजनीति थोड़ी शांत थी। तब भारत के उद्योगपतियों ने अपना विजन पेश किया, जिसे हम बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। हाँ, इसे बम्बई के 8 बड़े उद्योगपतियों ने मिलकर तैयार किया था और इसमें जेआरडी टाटा, जीडी बिरला, मतलब उस वक्त के सबसे बड़े नाम शामिल थे। जी, और इस प्लान के अध्यक्ष थे सर आरदेसी दलाल। ये नाम ही बताते हैं कि कितना गंभीर प्रयास रहा होगा। ये कोई हवाई बात नहीं थी, ये एक 15 वर्षीय योजना थी जिसका आधिकारिक नाम था ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया। ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया। हाँ, और जैसा कि उम्मीद थी, इसका पूरा जोर भारी उद्योगों पर था। स्टील, केमिकल इंजीनियरिंग और साथ ही बिजली, सड़कें, बंदरगाह जैसे बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर। तो ये एक तरह से टॉप डाउन अप्रोच हुई, मतलब बड़े उद्योग लगाओ और विकास रिस्क कर नीचे तक पहुंचेगा। बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि ये एक पूंजीवादी दृष्टिकोण था जो मानता था कि संपत्ति का निर्माण, मतलब वेल्थ क्रिएशन, सबसे जरूरी है। सही। लेकिन जैसे ही ये प्लान सामने आया, इसका एक वैचारिक विरोधी भी खड़ा हो गया। अच्छा, तो एक तरफ से उद्योगपतियों का प्लान आ गया जो जाहिर है पूंजीवाद की तरफ झुका था, तो इसका कोई वैचारिक विरोधी भी था? कोई ऐसा प्लान जो बिल्कुल उल्टी दिशा से आया हो? ठीक अगले ही साल 1945 में एक प्रख्यात साम्यवादी नेता और विचारक थे एमएन रॉय। उन्होंने एक योजना पेश की जिसे जन योजना या पीपल्स प्लान कहा गया। जन योजना यानी फोकस आम आदमी पर। बिल्कुल, नाम से ही इसकी दिशा साफ है। ये वैचारिक रूप से बॉम्बे प्लान के 180 डिग्री विपरीत थी। ये मार्क्सवादी समाजवाद पर आधारित थी। तो ये बॉम्बे प्लान से अलग कैसे थी? जहां बॉम्बे प्लान बड़े उद्योगों की बात कर रहा था, वहीं जन योजना ने कहा कि पहली प्राथमिकता कृषि और आम आदमी के इस्तेमाल की चीजें, मतलब उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होने चाहिए। अच्छा। उनका तर्क था कि पहले लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी हों, पेट भरे, तन पर कपड़ा हो, उसके बाद बड़े उद्योगों की बारी आएगी। ये तो बॉटम अप अप्रोच हुई, यानी विकास की शुरुआत आम आदमी से करो, न कि बड़ी फैक्ट्रियों से। सही कहा आपने। और ये देखना कितना दिलचस्प है कि आजादी से पहले ही भारत के भविष्य को लेकर दो इतने मजबूत और विपरीत मॉडल बहस के केंद्र में थे, एक पूंजीवादी, एक समाजवादी। जन योजना भी एक 10 वर्षीय योजना थी जिसका मकसद था लोगों को जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं मुहैया कराना। अब हमारे पास 2 ध्रुव थे, बॉम्बे प्लान और जन योजना। लेकिन भारत में हमेशा एक तीसरा रास्ता भी रहा है। क्या इन पश्चिमी मॉडलों के अलावा कोई, मतलब विशुद्ध भारतीय सोच पर आधारित मॉडल भी था? बिल्कुल था, और वो 1950 में सामने आया जब जयप्रकाश नारायण यानी जेपी ने सर्वोदय योजना का प्रस्ताव रखा। सर्वोदय योजना? जी, ये योजना किसी विदेशी विचारधारा से नहीं, बल्कि महात्मा गांधी और विनोबा भावे के दर्शन से प्रेरित थी। गांधी जी तो हमेशा ग्राम स्वराज्य और आत्मनिर्भर गांवों की बात करते थे। क्या ये योजना उसी विचार पर आधारित थी? हूबहू। इस योजना का केंद्र न तो बड़े उद्योग थे, न ही सिर्फ कृषि। इसका केंद्र था कृषि, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग। ये योजना विकेंद्रीकरण पर जोर देती थी। अच्छा। इसका मानना था कि उत्पादन बड़े बड़े कारखानों में कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित होने की बजाय गांवों और कस्बों में फैला होना चाहिए। इसका मूल सिद्धांत था आत्मनिर्भरता और एक अहिंसक, शोषण मुक्त अर्थव्यवस्था। और सर्वोदय शब्द का भी अपना एक सुंदर इतिहास है। इसका मतलब है सबका उदय या सबका विकास। कहते हैं कि इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल महात्मा गांधी ने किया था, जब उन्होंने जॉन रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट का गुजराती में अनुवाद किया था और उसे यही नाम दिया था, सर्वोदय। क्या बात है, ये एक बेहतरीन जानकारी है। तो अब तस्वीर देखिए, आजादी के दरवाजे पर खड़े भारत के सामने कितने रास्ते थे। विश्वेश्वरैया का रास्ता, नेहरू का रास्ता, उद्योगपतियों का, एमएन रॉय का और जेपी का गांधीवादी रास्ता। सोचकर ही आश्चर्य होता है कि एक ही दशक के अंदर भारत के भविष्य के लिए कितने अलग अलग नक्शे बनाए जा रहे थे।
अब सवाल ये उठता है कि जब 1947 में देश आजाद हुआ तो इन सभी में से चुना किसे गया? और यहीं पर संस्थाओं की भूमिका आती है। आजाद भारत के निर्माताओं ने यह समझा कि किसी एक विचारधारा को पूरी तरह अपनाना भारत जैसे विविधता वाले देश के लिए खतरनाक हो सकता है। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा ढांचा बनाने की कोशिश की जो इन सभी विचारों से कुछ ले सके, और इसी कोशिश में दो बड़ी संस्थाओं का जन्म हुआ। आप योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद की बात कर रहे हैं? जी। सबसे पहले 15 मार्च 1950 को योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई। यहां ये याद रखना बेहद जरूरी है कि यह स्थापना केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर की गई थी। केसी नियोगी समिति, ये नाम और ये तारीख दोनों ही परीक्षाओं के लिए बहुत अहम है। बिल्कुल। योजना आयोग का काम था देश के संसाधनों का आकलन करना और विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना। पर योजनाएं बनाने से तो काम नहीं चलेगा, उन्हें लागू करने के लिए राज्यों की सहमति भी तो जरूरी है। सही बात है। और इसी के लिए 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल मतलब एनडीसी बनाई गई। अच्छा। इसमें प्रधानमंत्री, सभी केंद्रीय मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य शामिल होते थे। योजना आयोग जो भी प्लान बनाता था उसे अंतिम मंजूरी एनडीसी ही देती थी। तो इसने केंद्र और राज्यों के बीच एक पुल का काम किया। जी। इन्हीं दो संस्थाओं ने मिलकर भारत की पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 12वीं तक का पूरा सफर तय किया। यहाँ एक और तकनीकी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे समझना जरूरी है। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसका जिक्र संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। इसे संसद के कानून से भी नहीं बनाया गया था। इसे सिर्फ सरकार के एक कार्यकारी आदेश मतलब एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनाया गया था। ओके। ये एक बहुत शक्तिशाली संस्था थी, लेकिन इसकी नींव संवैधानिक नहीं थी। और जैसा कि हम जानते हैं, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को भंग करके उसकी जगह नीति आयोग ने ले ली। पर नीति आयोग भी एक गैर संवैधानिक निकाय ही है। हाँ, वो भी एक गैर संवैधानिक निकाय ही है। तो ये थी एक विचार से लेकर संस्था बनने तक की पूरी कहानी। क्योंकि इसमें इतने सारे साल, नाम और योजनाएं हैं, मुझे लगता है एक बार सिलसिलेवार तरीके से इस पूरी यात्रा को देखना जरूरी है ताकि ये दिमाग में ठीक से बैठ जाए। ये बहुत अच्छा विचार है, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर इन योजनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लगाने के लिए कहा जाता है। चलिए, तो इस कहानी के मुख्य पड़ावों को एक साथ देखते हैं। शुरुआत हुई 1934 में एम विश्वेश्वरैया की प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया से। भारत का पहला ब्लूप्रिंट कमांड नेहरू के हाथ में थी। ये राजनीति का पहला बड़ा दखल था। इसके बाद 1944 में बॉम्बे प्लान आया, देश के बड़े उद्योगपतियों ने पेश किया। ये पूंजी का नजरिया था। ठीक अगले साल 1945 में जन योजना आई एमएन रॉय की तरफ से, जो आम आदमी और समाजवाद की आवाज थी। और आखिर में 1950 में सर्वोदय योजना, जयप्रकाश नारायण की गांधीवादी पेशकश। इस क्रम को याद रखने का एक सरल तरीका है, बस किरदारों को याद रखें। इंजीनियर, फिर राजनेता, फिर उद्योगपति, फिर साम्यवादी और फिर गांधीवादी। अगर ये कहानी दिमाग में बैठ गई तो कोई भी तथ्य याद रखना मुश्किल नहीं होगा। तो आज हमने भारतीय आर्थिक नियोजन की उस नींव को समझा जिस पर आजाद भारत की इमारत खड़ी हुई। और जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि भारत का आर्थिक मॉडल किसी एक विचारधारा की देन नहीं है। और यही इसकी खूबसूरती और जटिलता दोनों है। हमने जो मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी का रास्ता अपनाया, वो कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। उसकी जड़ें इसी बहस में थीं। सही। एक तरफ बॉम्बे प्लान का कैपिटल और बड़े उद्योग, तो दूसरी तरफ जन योजना का आम आदमी और कृषि। एक तरफ नेहरू का भारी औद्योगिकरण का सपना, तो दूसरी तरफ जेपी का आत्मनिर्भर गांधीवादी गांव। आजाद भारत की आर्थिक नीति असल में इन सभी ताकतों के बीच एक संतुलन साधने की एक निरंतर कोशिश रही है। ये एक बेहतरीन सारांश है। आज हमारे सामने भारत के आर्थिक इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प खाका है। 1951 से 2017 तक चली भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। ये सिर्फ कुछ सरकारी दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक तरह से देखें तो आजाद भारत के सपनों का रोड मैप है। बिल्कुल। कि देश को कैसे बनाया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए। आज हम इन्हीं योजनाओं की गहराइयों में उतरेंगे। हर 5 साल में देश की सोच कैसे बदली, किन मॉडल्स पर दांव लगाया गया और उनका नतीजा क्या निकला। चलिए इस कहानी के पहले पन्ने से शुरू करते हैं। बिल्कुल। और कहानी शुरू करने से पहले ये जानना भी जरूरी है
कि ये 5 साल की योजना का विचार आया कहाँ से। हाँ, ये कहाँ से आया? ये हमने सोवियत संघ यानी यूएसएसआर से लिया था। उस समय दुनिया 2 खेमों में बंटी थी और भारत ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसमें सरकार अर्थव्यवस्था की दिशा तय करेगी। ये एक बहुत बड़ा और सोचा समझा फैसला था। तो चलिए पहली योजना यानी 1951 से 56 उससे ही शुरू करते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसका पूरा ध्यान खेती और सिंचाई पर था। हाँ, और इसके पीछे एक सीधा साधा आर्थिक सिद्धांत था जिसे हैरोड-डोमर मॉडल कहते हैं। हैरोड-डोमर मॉडल। जी, इसका मूल विचार बहुत सरल था। देश की तरक्की इस बात पर निर्भर करेगी कि हम कितना पैसा बचाते हैं और उसे फिर से देश के विकास में लगाते हैं। तो अगर तेजी से विकास करना है तो बड़ी-बड़ी परियोजनाओं में भारी निवेश करो। अच्छा। और उस समय सबसे बड़ी जरूरत थी अनाज की, खाद्य सुरक्षा की। इसीलिए सारा पैसा और ध्यान भाखड़ा नांगल और दामोदर घाटी जैसे विशाल बांधों पर लगाया गया। और ये काम कर गया। लक्ष्य था 2.1% विकास दर का, लेकिन हासिल हुई 3.6%। एक शानदार शुरुआत। लेकिन फिर जो हुआ वो मुझे बहुत हैरान करता है। दूसरी योजना मतलब 1956 to 61 में सब कुछ पलट गया। खेती से ध्यान हटाकर सीधा भारी उद्योगों पर। इतना बड़ा बदलाव क्यों? ये एक बहुत बड़ा वैचारिक दांव था। इसके पीछे थे पीसी महालनोबिस। अच्छा, महालनोबिस मॉडल। बिल्कुल। उनका तर्क था कि अगर हमें सच में आत्मनिर्भर बनना है तो हमें सिर्फ उपभोक्ता सामान बनाने से काम नहीं चलेगा। हमें पहले वो मशीनें बनानी होंगी जो उन सामानों को बनाएंगी। मतलब एक टॉप डाउन अप्रोच। हाँ, एक टॉप डाउन सोच थी। पहले स्टील प्लांट बनाओ, फिर कारखाने बनेंगे और फिर कहीं जाकर उसका फायदा आम लोगों तक पहुंचेगा। तो भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखने की कोशिश थी। बिल्कुल। और इसी सोच के तहत भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में विशाल स्टील प्लांट लगाए गए, वो भी सोवियत संघ, ब्रिटेन और जर्मनी की मदद से। ये आज भी भारत की औद्योगिक रीढ़ हैं। तो पहली 2 योजनाओं में हमने देखा कि पहले पेट भरने पर ध्यान दिया, फिर देश की औद्योगिक नींव रखी गई। ये एक आशावादी दौर था, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि 1960 के दशक की शुरुआत में ये आशावाद गंभीर चुनौतियों से टकराया। तीसरी योजना के साथ क्या गलत हुआ? इसके साथ लगभग सब कुछ गलत हो गया। कागज पर तो इसका लक्ष्य बहुत बड़ा था, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और स्वतःस्फूर्त बनाना। मतलब एक ऐसी गाड़ी बनाना जिसे बार बार धक्का ना लगाना पड़े। हाँ, वो खुद चले। लेकिन भारत की किस्मत ने साथ नहीं दिया। 1962 में चीन के साथ युद्ध, फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, और उसी दौरान देश में पड़ा एक भयानक सूखा। ओहो। इन 3 बड़े झटकों ने इस योजना की कमर तोड़ दी। ये योजना बुरी तरह असफल रही। लेकिन कहते हैं कि हर संकट एक अवसर भी लाता है। क्या इस असफलता से कुछ सीखने को मिला? बहुत कुछ। इसी संकट की कोख से भारत की कृषि में सबसे बड़ी क्रांति का जन्म हुआ। योजना के बिल्कुल अंत में 1966 में एमएस स्वामीनाथन ने हरित क्रांति की नींव रखी। सरकार को समझ आ गया था कि हम अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते। इन योजनाओं के सफर में कुछ ब्रेक भी लगे। स्रोत इन्हें योजना अवकाश या प्लान हॉलिडेज कहते हैं। ये क्या था? आप सोचिए, ये एक तरह से अर्थव्यवस्था को इमरजेंसी मोड में डालने जैसा था। अच्छा। एक लंबी रेस की तैयारी करने की बजाय अब बस अगला 1 साल कैसे निकालना है, इस पर फोकस था। ऐसा 3 बार हुआ। पहला 1966 से 69 के बीच तीसरी योजना की विफलता के बाद। दूसरा 1978 से 80 में राजनीतिक अस्थिरता के कारण। और तीसरा 1990-92 में, जब देश एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था। इन सालों में पंचवर्षीय योजनाओं की जगह छोटी-छोटी वार्षिक योजनाएं बनाई गई। तो पहले अवकाश के बाद जब चौथी योजना के साथ वापसी हुई तो क्या रणनीति बदली? अब देश स्थिरता चाहता था, तो लक्ष्य रखा गया स्थायित्व के साथ विकास। लेकिन इसी दौरान 2 ऐसे बड़े फैसले लिए गए जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। कौन से? पहला 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत, जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनाया। और दूसरा 1969 में 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये आज भी एक बहस का मुद्दा है। इसका उस समय क्या मतलब था? ये एक जबरदस्त फैसला था। इसका मतलब था कि अब ये बैंक निजी मालिकों के मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि सरकार की सामाजिक आर्थिक नीतियों को लागू करने के लिए काम करेंगे। अच्छा। तर्क ये दिया गया कि अब खेती
और छोटे उद्योगों को भी आसानी से कर्ज मिल सकेगा, जो पहले बड़े शहरों और बड़े उद्योगों तक ही सीमित था। और इसके बाद आई 5वीं योजना, जिसका नारा आज भी राजनीति में गूंजता है, गरीबी हटाओ। क्या ये सिर्फ एक नारा था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। नारे के पीछे डीपी धर मॉडल की एक ठोस रणनीति थी। इसका फोकस सिर्फ विकास पर नहीं, बल्कि विकास के फायदों को गरीबों तक पहुंचाने पर था। 1975 में इसी के तहत 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया, लेकिन इस योजना का अंत भी बड़ा नाटकीय रहा। 1977 में सरकार बदली, जनता पार्टी सत्ता में आई और उन्होंने इस योजना को समय से 1 साल पहले 1978 में ही खत्म कर दिया। और फिर एक नया प्रयोग हुआ, अनवरत योजना या रोलिंग प्लान। हाँ, 1978 से 80 तक। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक लचीली योजना जो हर साल अपनी दिशा बदल सकती है। हाँ, इसका सिद्धांत गुन्नार मिर्डल की किताब एशियन ड्रामा से लिया गया था। विचार ये था कि 5 साल के कठोर लक्ष्यों के बजाय हर साल अर्थव्यवस्था की जरूरत के हिसाब से लक्ष्य तय दिए जाएं। पर ये प्रयोग चला नहीं ज्यादा। नहीं, चल नहीं पाया। 1980 में सरकार फिर बदल गई और इस रोलिंग प्लान को रोक दिया गया। तो ऐसा लगता है कि 80 के दशक की शुरुआत में देश वापस पुरानी राह पर लौट आया। 6ठी और 7वीं योजनाओं के साथ पंचवर्षीय व्यवस्था फिर से लागू हो गई। हाँ, लेकिन एक नए अनफोके के साथ। 6ठी योजना में इंदिरा गांधी सरकार ने गरीबी उन्मूलन के साथ रोजगार सृजन को जोड़ा। अच्छा। अब समझ आ गया था कि सिर्फ मदद देना काफी नहीं है, लोगों के हाथ में काम देना होगा। फिर 7वीं योजना में फोकस और बदला। अब जोर उत्पादकता और एफिशिएंसी बढ़ाने पर था। मतलब अब अर्थव्यवस्था को सिर्फ बड़ा नहीं, बल्कि बेहतर और कुशल बनाने की कोशिश थी। फिर 1990 में एक और संकट आया, एक और योजना अवकाश। और उसके बाद जो 8वीं योजना आई, वो एक बिल्कुल नए भारत की कहानी कहती है। इसका संदर्भ ही सब कुछ बदल देता है। 1991 के आर्थिक सुधार। ये भारत की आर्थिक कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था। एलपीजी यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बाद ये पहली योजना थी और यहीं पर एक बुनियादी बदलाव आया। क्या बदलाव था वो? अब तक योजनाओं का केंद्र बांध, फैक्ट्री, स्टील प्लांट हुआ करते थे। पहली बार योजना का केंद्र मानव बना। फोकस था मानव संसाधन विकास पर, यानी लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल पर। ये तो सोच में एक जबरदस्त बदलाव है। सरकार की भूमिका करने वाले से सक्षम बनाने वाले की हो गई। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और उदारीकरण से अर्थव्यवस्था में जो नई ऊर्जा आई, उसकी वजह से ये योजना बेहद सफल रही। विकास दर बहुत अच्छी रही। बिल्कुल। और 9वीं और 10वीं योजनाओं में न्यायपूर्ण वितरण और समानता जैसे शब्द दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि अब चिंता ये थी कि आर्थिक सुधारों का फायदा कहीं कुछ ही लोगों तक सिमट कर न रह जाए। सही कहा। 9वीं योजना का नारा ही था न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। और 10वीं योजना ने तो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा। क्या था वो? अगले 10 सालों में हर भारतीय की औसत आय को दुगना करना और 8% की विकास दर हासिल करना। इसी योजना के दौरान भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया। तो 11वीं योजना तक आते आते इंक्लूसिव ग्रोथ यानी समावेशी विकास एक बड़ा मुद्दा बन गया। इसका क्या मतलब था? क्या ये गरीबी हटाओ का ही नया संस्करण था? ये उससे एक कदम आगे था। गरीबी हटाओ का फोकस था लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना। समावेशी विकास का दायरा बड़ा था। ये सुनिश्चित करना कि विकास का फायदा सिर्फ शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि गांव, आदिवासी क्षेत्र, महिलाएं और पिछड़े वर्ग तक भी पहुंचे। अब बात सिर्फ आर्थिक मदद की नहीं, बल्कि अवसरों की समानता की हो रही थी। और फिर इस सफर की आखिरी कड़ी आई, 12वीं योजना। इसमें एक और नया शब्द जुड़ा, धारणीय या सस्टेनेबल। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण था। 12वीं योजना का लक्ष्य था तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। अब तक हम सिर्फ विकास की गति और उसके बंटवारे की बात कर रहे थे। धारणीय शब्द ने इसमें पर्यावरण को भी जोड़ दिया। अच्छा। मतलब हमें ऐसा विकास करना है जो हमारी भावी पीढ़ियों के भविष्य को खतरे में ना डाले। ये भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। और यहीं पर 2017 में 65 साल से ज्यादा चले इस सफर का अंत हो गया। हाँ, 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 को उसकी जगह नीति आयोग ने ले ली। नीति आयोग? जी, जो एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। इसके साथ ही
टॉप डाउन प्लानिंग के एक युग का अंत हो गया। तो अगर हमें इस पूरी यात्रा को संक्षेप में समझना हो तो हमारे स्रोत में एक चीट शीट दी गई है जो इसे कुछ युगों में बांटती है। बिल्कुल, और ये इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। पहला युग था कृषि युग, यानी पहली योजना। हाँ, जब सारा ध्यान पेट भरने पर था। दूसरा उद्योग युग, दूसरी और तीसरी योजना, जब देश की औद्योगिक नींव रखी गई। फिर आया गरीबी हटाओ युग, चौथी और पांचवी योजना, जब सामाजिक न्याय केंद्र में आया। और अंत में आधुनिक भारत का युग, 8वीं योजना से लेकर 12वीं तक, जिसमें मानव विकास, समावेशी और टिकाऊ विकास पर जोर दिया गया। तो इन सब का आज क्या मतलब है? हमने भारत की आर्थिक योजना के 65 से ज्यादा सालों का सफर देखा। इसका मतलब ये है कि ये योजनाएं अपनी तमाम सफलताओं और असफलताओं के बावजूद एक नव स्वतंत्र राष्ट्र को एक दिशा देने का एक बहुत गंभीर और संरक्षित प्रयास थी। ये सिर्फ आर्थिक दस्तावेज नहीं थे, ये उस समय के भारत के सपनों का आईना थे। इन्होंने बांधों और सड़कों से लेकर हमारे सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों तक हर चीज पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार। हम 1952 से शुरू करेंगे और देखेंगे कि 2025 तक का भविष्य कैसा दिखता है। जी, और ये सिर्फ योजनाओं की एक लिस्ट नहीं है, ये एक तरह से भारत की कहानी है कि कैसे एक देश ने आजादी के बाद अपने करोड़ों लोगों को गरीबी से निकालने के रास्ते खोजे। बिल्कुल, इसे हम एक महाकुंभ कह सकते हैं, जहां हम सारी प्रमुख योजनाओं को एक टाइमलाइन में समझेंगे। और परीक्षाओं के लिए इनका क्रम मतलब क्रोनोलॉजी बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है 1950s और 60s से। देश नया नया आजाद हुआ था। सबसे बड़ा सवाल था कि शुरुआत कहाँ से की जाए। और तब सरकार ने सोचा कि पूरे गांव का विकास एक साथ करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इसी सोच से 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास परियोजना शुरू हुई। इसका लक्ष्य सिर्फ खेती या सड़क बनाना नहीं था, बल्कि गांव का एकीकृत विकास करना था। अच्छा, एक होलिस्टिक अप्रोच। और ये 2 अक्टूबर मतलब गांधी जयंती को ही क्यों शुरू हुई? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं था, ये उस योजना की आत्मा थी। गांधी जी ग्राम स्वराज की बात करते थे, तो ये एक संदेश था कि विकास का रास्ता गांव से ही निकलेगा। पर जल्द ही एक और बड़ी चुनौती सामने आ गई। हाँ, और वो थी भूख। हमें अनाज बाहर से मंगाना पड़ रहा था, और इसी वजह से 1966 में आया अत्यधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम, जिसे हम सब हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। सही। यहाँ पर सोच एकदम बदल गई। अब लक्ष्य एक था, किसी भी तरह कृषि उत्पादकता बढ़ाओ और देश को आत्मनिर्भर बनाओ। तो मतलब पहले सामुदायिक विकास और फिर सीधा खेती पर फोकस। लेकिन जब पेट भरने लगा तो हाथों को काम चाहिए था। बिल्कुल, और यहीं से कहानी कृषि से हटकर कौशल और रोजगार की तरफ मुड़ती है। 70 के दशक के अंत तक गांवों में ऐसे युवा थे जो सिर्फ खेती नहीं करना चाहते थे, और उनके पास कोई खास हुनर भी नहीं था। जी, और उन्हीं के लिए 1979 में ट्राइसम योजना लाई गई। ट्राइसम, इसका पूरा नाम है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हाँ, इसका मकसद ही ये था कि ग्रामीण युवाओं को कोई हुनर सिखाया जाए, कोई तकनीकी कौशल दिया जाए, ताकि वो अपना काम शुरू कर सकें। पर इसमें एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ पुरुषों के लिए था? महिलाओं का क्या? ये बहुत जरूरी पॉइंट है, और शायद इसी कमी को पूरा करने के लिए कुछ साल बाद 1982-83 में ड्वाक्रा योजना आई। अच्छा, इसका पूरा ध्यान ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के विकास पर था। अच्छा, तो पहले युवाओं के लिए कौशल, फिर महिलाओं के लिए आर्थिक मौके। जी, क्योंकि सोच ये थी कि जब एक महिला कमाती है तो वो पैसा सीधे परिवार की बेहतरी पर लगता है। तो अब हम 80 के दशक में आ गए हैं। यहाँ बुनियादी जरूरतों पर फोकस बढ़ता है, रोटी, कपड़ा और मकान। हाँ, अब तक ये साफ हो गया था कि विकास का फायदा हर किसी तक नहीं पहुंच रहा, तो अब गांव की जगह सीधे गरीब परिवार पर ध्यान दिया गया। और इसी सोच से 1985-86 में इंदिरा आवास योजना आई। बिल्कुल, जिसका लक्ष्य था गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को पक्का घर देना। ये सिर्फ एक छत नहीं थी, ये सामाजिक सुरक्षा का एक बड़ा कदम था। और घर के बाद पानी, 1986 में राष्ट्रीय पेयजल मिशन। इसमें क्या खास था? इसमें खास थी सामाजिक भागीदारी। मतलब सरकार हैंडपंप लगाएगी, लेकिन उसकी देखरेख में गांव के लोग भी शामिल होंगे। ठीक है, तो घर हो गया, पानी हो गया। अब 80 के दशक के अंत में 2 बड़े मिशन आते हैं,
1988 में। जी, 1988 बहुत महत्वपूर्ण साल था। पहला, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना। इसका मकसद था कि कृषि विश्वविद्यालय की रिसर्च सिर्फ लैब तक न रहे, बल्कि खेत तक पहुंचे। सही पकड़ा। और दूसरा था राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। शिक्षा को एक मिशन क्यों बनाया गया? क्योंकि तब तक ये समझ आ चुका था कि गरीबी का सीधा रिश्ता निरक्षरता से है। अगर लोग शिक्षित नहीं होंगे तो किसी भी योजना का पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो अब कृषि, कौशल, घर, पानी और शिक्षा पर काम हो चुका है। अब सीधा सवाल आता है रोजगार का। हाँ, और 90s के दशक की शुरुआत इसी पर केंद्रित थी। 1989 में आई जवाहर रोजगार योजना, मतलब JRY। जी। इसका मकसद था गांव में बड़े पैमाने पर मजदूरी वाले काम पैदा करना। लेकिन फिर 4 साल बाद 2 अक्टूबर 1993 को प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी आ गई। इसकी क्या जरूरत थी? देखिए, JRY का फोकस था काम खोजने वालों पर, मतलब जॉब सीकर पर, जबकि PMRY की सोच थी जॉब क्रिएटर बनाने की। ये शिक्षित युवाओं और महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देती थी। अच्छा, तो एक तरफ मजदूरी की सुरक्षा और दूसरी तरफ स्वरोजगार को बढ़ावा। जी। अब 90 के दशक के मध्य में चलते हैं। यहाँ बात संसाधनों के प्रबंधन की हो रही है। हाँ, 1994-95 का वाटरशेड विकास कार्यक्रम, ये बहुत ही दूरदर्शी योजना थी। इसमें वर्षा के जल को सहेजना, मिट्टी के कटाव को रोकना और हरियाली को बढ़ाना, एक तरह से पर्यावरण और विकास को जोड़ा गया। बिल्कुल। और फिर 1998 में आई वो योजना जिसे कई लोग असली गेम चेंजर मानते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, KCC। जी। इसने किसानों को साहूकारों के चंगुल से आजाद कर दिया। अब खेती के लिए बहुत कम ब्याज दर पर बैंक से कर्ज मिलना मुमकिन हो गया था। ये तो एक बहुत बड़ी आर्थिक आजादी थी। हाँ, और सामाजिक भी। अब हम नई सदी के दरवाजे पर हैं। 1999-2000 में तो जैसे ही योजनाओं की बाढ़ आ गई। हाँ, यहाँ पुरानी योजनाओं को समेटकर कुछ नया बनाने की कोशिश हुई। जैसे 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यानी SGSYI। इसने IRDP, ट्राइसेम जैसी कई पुरानी योजनाओं को अपने में मिला लिया। और इसकी सबसे बड़ी देन थे स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। बिल्कुल। इसने लाखों ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से तो मजबूत किया ही, उन्हें एक आवाज भी दी, आत्मविश्वास दिया। और इसी दौर में 2000 में अन्नपूर्णा योजना भी आई। हाँ, ये बेसहारा बुजुर्गों को मुफ्त अनाज देने के लिए थी, एक बहुत ही मानवीय पहल। हाँ, ठीक है। अब नई सदी शुरू होती है। 2001 में आती है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये एक अम्ब्रेला योजना थी। इसने 5 सबसे जरूरी क्षेत्रों को एक साथ साधा: स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, सड़कें और पेयजल। और फिर 2002 में स्वजल धारा कार्यक्रम। जी, इसका मकसद था कम से कम लागत पर पानी उपलब्ध कराना। इसमें खास बात ये थी कि समुदाय को परियोजना की लागत का 10% देना होता था। अच्छा, ताकि उनका अपनापन बना रहे। बिल्कुल। इसके बाद 2003 में पूरा की अवधारणा आई। ये तो डॉक्टर कलाम का विजन था। हाँ, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, कि गांवों में भी शहरों जैसी सुविधाएं हों। और इसी विजन को जमीन पर उतारने के लिए 2005 में आया भारत निर्माण कार्यक्रम। जी, ये ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए तब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम था। इसमें 6 घटकों पर जोर था: सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई, आवास और टेलीफोन। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद स्वास्थ्य और रोजगार की बात आती है, और यहाँ से भारतीय ग्रामीण विकास की कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। हाँ, यहाँ से अधिकार आधारित दृष्टिकोण की शुरुआत होती है। अब सरकार सुविधा दे नहीं रही थी, बल्कि कह रही थी कि ये आपका हक है। जैसे 2005 का राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, NRHM। और इसी मिशन की देन है हमारी आशा बहनें, जो आज स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ है। और फिर आया 2006 का वो ऐतिहासिक कानून, नरेगा। नरेगा यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसने रोजगार को खैरात से निकालकर एक कानूनी अधिकार बना दिया। साल में 100 दिन के काम की कानूनी गारंटी, ये तो क्रांतिकारी था। हाँ, और ये एक्ट 2005 में बना था, लेकिन लागू 2 फरवरी 2006 को हुआ। और बाद में 2 अक्टूबर 2009 को इसके आगे महात्मा गांधी का नाम जुड़ गया। जी, और ये MGNRGA बन गया। और अब भविष्य में 2025 में इसमें एक और बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। हाँ, एक नया एक्ट है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार, यानी VB ग्राम एक्ट।
इसके तहत रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी जाएगी। ये तो बहुत बड़ी छलांग होगी। निश्चित रूप से। MGNREGA के बाद भी योजनाओं का सिलसिला रुका नहीं। 2007-8 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आई। हाँ, RKVY का लक्ष्य था कृषि में 4% की विकास दर हासिल करना। और फिर 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM। जी, ये SGSY का ही एक अपडेटेड और ज्यादा मजबूत रूप था। इसने स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ने पर बहुत जोर दिया ताकि वे एक स्थायी व्यवसाय बना सकें। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी यात्रा का एक सार निकालें तो क्या हम इसे कुछ चरणों में बांट सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। पहला चरण 1950 से 80 तक नींव का दौर था। फोकस कृषि और सामुदायिक विकास पर था। फिर दूसरा चरण 80 से 2000 तक, जहां सीधे गरीबी उन्मूलन और रोजगार पर ध्यान दिया गया। और तीसरा चरण 2000 से 2014 तक, जो अधिकार आधारित दृष्टिकोण का था। और अब भविष्य का चरण। तो 25 दिन की रोजगार गारंटी और साथ ही अब योजनाओं के कार्यान्वयन मतलब गवर्नेंस पर बहुत ज्यादा जोर है। तो ये थी भारत के ग्रामीण विकास की 1952 से 2025 तक की पूरी यात्रा। उम्मीद है कि सभी योजनाएं और उनका क्रम अच्छे से समझ आ गया होगा। हाँ, ये एक सीधी रेखा में नहीं चली है। ये भारत के सीखने की, अपनी गलतियों से सुधरने की कहानी है। बिल्कुल। और अब सोचने वाली बात यह है कि जब हम क्लाइमेट चेंज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो ग्रामीण विकास की अगली पीढ़ी की योजनाएं कैसी होंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। भविष्य की प्रयोगशाला में कौन से नए प्रयोग हमें देखने को मिलेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। 14 और 2015। जी, और खास तौर पर इन सालों में शुरू की गई प्रमुख सरकारी योजनाओं पर हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो इन योजनाओं की एक बहुत ही साफ तस्वीर पेश करता है। और हमारा मकसद सिर्फ योजनाओं की एक लिस्ट गिराना नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन 2 सालों में जो पहले हुई, उन्होंने भारत के आर्थिक और डिजिटल ढांचे की नींव कैसे रखी। एक तरह से ये सिर्फ योजनाओं की शुरुआत नहीं थी, बल्कि शासन के तरीके में एक बड़े बदलाव का संकेत था। हाँ, कह सकते हैं कि कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट की परिभाषा को फिर से लिखने की एक कोशिश। चलिए तो फिर इसी आर्किटेक्चर को परत दर परत खोल कर देखते हैं और शुरू करते हैं शायद उस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती से, एक बहुत बड़ी आबादी जो बैंकिंग सिस्टम से ही बाहर थी। बिल्कुल, ये पहली और सबसे बड़ी बाधा थी। अगर सरकार को लोगों तक सीधे पहुंचना है तो सबसे पहले एक रास्ता बनाना होगा। और यही रास्ता बनाने का काम किया प्रधानमंत्री जनधन योजना ने। ये 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई। मेरा खाता भाग्य विधाता, ये नारा तो शायद बहुतों को याद होगा जी। और इसकी जो आंकड़े हैं वो तो मतलब हैरान करने वाले हैं। हमारे सोर्स बताते हैं कि अगस्त 2024 तक 53 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गए। 53 करोड़? 53 करोड़। ये संख्या ही अपने आप में एक क्रांति जैसी लगती है। ये आंकड़ा वाकई बहुत बड़ा है, लेकिन असली कहानी इस आंकड़े के पीछे है। ये सिर्फ बैंक खाते नहीं थे। अच्छा। ये एक तरह से करोड़ों लोगों के लिए डिजिटल पहचान और पते का जरिया बन गए। सोचिए, सरकार के पास पहली बार इतने बड़े पैमाने पर लोगों तक सीधे पहुंचने का एक हाईवे तैयार हो गया। और इसी नींव पर बाद में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT की पूरी इमारत खड़ी हुई। बिल्कुल, गैस सब्सिडी से लेकर किसानों की आर्थिक मदद तक सब कुछ सीधे खातों में भेजना इसी से तो संभव हुआ। मतलब बिचौलियों की भूमिका काफी हद तक खत्म हो गई। ये इसका असली गेम चेंजिंग पहलू था। सही कहा। और मुझे एक और बात दिलचस्प लगी कि इसमें 10 साल की उम्र से ही खाता खोलने की सुविधा है, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी की शुरुआत स्कूल से ही हो सकती है। हाँ, ये भविष्य के लिए एक निवेश था। लोगों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाना पहला कदम था। ठीक है, तो लोगों को सिस्टम में ले आए, उनके बैंक खाते खुल गए, लेकिन खातों में पैसा भी तो होना चाहिए। बिल्कुल। और उसके लिए चाहिए रोजगार। ये हमें दूसरी बड़ी चुनौती पर लाता है, जॉब्स और मैन्युफैक्चरिंग। और यहीं पे मेक इन इंडिया एंट्री होती है। सही पकड़ा आपने। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ। वो पहियों और मशीनों से बना शेर वाला लोगो तो सबको याद ही होगा। हाँ, बिल्कुल। इसका मकसद साफ था, भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, विदेशी निवेश आकर्षित करना और देश में ही उत्पादन को बढ़ावा देना। ये सुनने में तो बहुत महत्वाकांक्षी लगता है। निवेश लाओ, फैक्ट्रियां लगाओ, नौकरियां पैदा करो। लेकिन क्या जमीनी हकीकत भी इतनी सीधी थी? क्योंकि मेक इन इंडिया को लेकर अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या ये वाकई उतना सफल हो पाया जितना सोचा गया था। यह एक बहुत जरूरी सवाल है।
देखिए, सिर्फ निवेश बुलाने से बात नहीं बनती। आपको एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करना पड़ता है, और सरकार ने शायद इसी को ध्यान में रखते हुए इसके साथ 2 और योजनाएं शुरू की। अच्छा। पहली थी दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, जो उसी दिन यानी 25 सितंबर को ही शुरू हुई। इसका फोकस था स्किल डेवलपमेंट पर। अच्छा, मतलब हुनर सिखाने पर। जी, क्योंकि अगर कोई बड़ी कंपनी भारत में फोन बनाना चाहती है तो उसे कुशल कारीगर भी तो चाहिए होंगे। सही बात है। मतलब एक तरफ पैसा और निवेश, तो दूसरी तरफ उस काम को करने के लिए स्किल्ड लोग। लेकिन क्या सिर्फ स्किल देना काफी था? नहीं। फैक्ट्रियां लगाने के लिए तो जमीन और नियम कानून का जाल भी तो एक बड़ी समस्या रही है भारत में। बिल्कुल, और यहीं तीसरी कड़ी श्रमेव जयते योजना का रोल आता है, जो 16 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुई। श्रमेव जयते। हाँ, पहले भारत में लेबर लॉ इतने जटिल थे कि कंपनियां इंस्पेक्टर राज से डरती थीं। श्रमेव जयते ने इस प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने की कोशिश की। तो ये तीनों मिलकर एक इकोसिस्टम बना रहे थे। पैसा यानी मेक इन इंडिया, लोग यानी स्किल इंडिया का एक शुरुआती रूप, और काम करने का आसान माहौल यानी श्रमेव जयते। बिल्कुल, ये एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन नींव इन्हीं 3 स्तंभों पर रखी गई। समझ गया। तो ये सिर्फ नारे नहीं थे, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई एक सोची समझी रणनीति थी। जी। अब हमारे पास बैंकिंग सिस्टम है, नौकरियों के लिए एक खाका है, लेकिन इन सबको आपस में जोड़ने के लिए और सरकार की सेवाओं को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए एक और चीज की जरूरत थी, टेक्नोलॉजी। और यहीं से शुरू होता है डिजिटल इंडिया का सफर। 21 अगस्त 2014 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आज हम जो यूपीआई, डिजी लॉकर और दूसरी डिजिटल सेवाओं का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वैचारिक नींव यहीं रखी गई थी। और इसका मकसद था हर नागरिक को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना और सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना। बिल्कुल। इसका एक बहुत ही सीधा और असरदार उदाहरण मुझे याद आता है, फास्टैग। 31 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुआ। हाँ, फास्टैग। मुझे आज भी याद है, पहले टोल प्लाजा पर लंबे लाइनों में कैश ढूंढना, छुट्टे पैसों के लिए बहस करना एक आम बात थी। अब तो लगता है जैसे वो कोई और जमाना था। सही कहा। ये उन कुछ बदलावों में से हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। बिल्कुल। फास्टैग डिजिटल इंडिया का एक बहुत ही सफल और दिखाई देने वाला उदाहरण है। इसने न सिर्फ समय और ईंधन बचाया, बल्कि कैश के लेन देन को कम करके पारदर्शिता भी बढ़ाई। और इसी तरह का एक और छोटा लेकिन असरदार कदम था जीवन प्रमाण पत्र योजना। हाँ, 10 नवंबर 2014 को आई थी। ये पेंशनर्स के लिए था, है ना? जी, हमारे सोर्स में भी इसका जिक्र है। हाँ, पहले हर साल देश के करोड़ों पेंशन भोगियों को बैंक जाकर ये साबित करना पड़ता था कि वे जीवित हैं। सोचिए, एक 80-85 साल के बुजुर्ग के लिए कितना मुश्किल होता होगा। बहुत ज्यादा। इस योजना ने उन्हें डिजिटल तरीके से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा दी। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे आम इंसान की एक बहुत बड़ी तकलीफ को दूर कर सकता है। तो अब तक हमने आर्थिक और डिजिटल ढांचे की बात की, लेकिन किसी भी देश की तरक्की सिर्फ इनसे नहीं होती। सामाजिक सुरक्षा और बराबरी भी उतनी ही जरूरी है। बिल्कुल। और 2015 में इस दिशा में कुछ बहुत बड़े कदम उठाए गए, खासकर बेटियों के लिए। जी, 22 जनवरी 2015 एक बहुत ही सांकेतिक दिन था। इस दिन हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई। और हरियाणा से ही क्यों? हमारी सोर्स इस बात पर जोर देते हैं कि इस योजना के लिए हरियाणा को चुनना बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि वहां का लिंगानुपात उस समय देश के लिए एक बड़ी चिंता का विषय था। इसका लक्ष्य सिर्फ बेटियों को बचाना नहीं, बल्कि उन्हें शिक्षित करके सशक्त बनाना भी था। और इसी नारे को जमीनी हकीकत में बदलने के लिए एक आर्थिक सहारा भी दिया गया। हाँ, सुकन्या समृद्धि योजना, जो उसी दिन लॉन्च हुई। ये एक शानदार पहल थी। जी, इसमें माता पिता अपनी 10 साल से कम उम्र की बेटी के लिए एक बचत खाता खोल सकते हैं। और इस पर ब्याज भी ज्यादा मिलता है और टैक्स में भी छूट है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक बचत योजना नहीं है, ये एक सामाजिक संदेश भी है कि बेटी का भविष्य महत्वपूर्ण है और उसके लिए प्लानिंग करना जरूरी है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि न्यूनतम निवेश सिर्फ 250 रुपए सालाना है। हाँ, सिर्फ 250 रुपए। मतलब एक आम आदमी भी अपनी बेटी के भविष्य के लिए छोटी छोटी बचत शुरू कर सकता है। बिल्कुल। तो बेटियों के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने की बात हुई, लेकिन सुरक्षा तो सिर्फ भविष्य की नहीं, आज की भी चाहिए। किसी अनहोनी की स्थिति में एक आम परिवार का क्या होगा? शायद इसी सवाल का जवाब देने के लिए सरकार ने 9 मई 2015 को, जिसे हमारे सोर्स सामाजिक सुरक्षा का ऐतिहासिक दिन कहते हैं, हाँ, एक साथ 3 बड़ी योजनाएं लॉन्च की। ये तीनों मिलकर
एक आम आदमी के लिए एक सुरक्षा कवच बनाती हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। चलिए इन्हें थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जरूर। पहली, जीवन ज्योति बीमा योजना। ये एक सीधा साधा टर्म इंश्योरेंस है। 18 से 50 साल का कोई भी व्यक्ति जिसका बैंक खाता हो वो इसे ले सकता है। और इसका प्रीमियम? सालाना प्रीमियम है 436 रुपए और किसी भी कारण से मृत्यु होने पर परिवार को 2 लाख रुपए मिलते हैं। सिर्फ 436 रुपए में 2 लाख का कवर? ये आंकड़ा इतना कम है कि यकीन करना मुश्किल है। इसे इतना सस्ता रखना कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ स्केल की वजह से। स्केल? जब आप करोड़ों लोगों को किसी योजना में शामिल करते हैं तो जोखिम बहुत बड़े समूह में बंट जाता है। इसी वजह से प्रीमियम इतना कम रखा जा सका। इसका मकसद ही था कि हर किसी की पहुंच में हो। समझ गया। और दूसरी थी सुरक्षा बीमा योजना। हाँ, ये एक दुर्घटना बीमा है 18 से 37 साल तक के लोगों के लिए। अच्छा। इसका प्रीमियम तो और भी कम है, सिर्फ 20 रुपए सालाना। बस 20 रुपए? जी। इसमें दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता होने पर 2 लाख रुपए का कवर मिलता है। 20 रुपए 1 साल का? ये तो लगभग मुफ्त जैसा है। और तीसरी, अटल पेंशन योजना। ये खास तौर पर असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए है, जैसे कोई छोटा दुकानदार, कोई दिहाड़ी मजदूर, जिनके पास कोई औपचारिक पेंशन नहीं होती। बिल्कुल। इसमें आप 18 से 40 की उम्र के बीच जुड़ सकते हैं, हर महीने एक छोटी सी रकम जमा करते हैं और 60 साल की उम्र के बाद आपको एक निश्चित मासिक पेंशन मिलती है। तो जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा और बुढ़ापे की पेंशन, ये वाकई एक ऐसा सुरक्षा जाल बनाने की कोशिश थी जिससे देश का कोई भी नागरिक बाहर ना रहे। जी हाँ। अब तक हमने व्यक्ति, परिवार और समाज की बात की। अब थोड़ा शहरों की तरफ चलते हैं, क्योंकि विकास का एक बड़ा इंजन शहर भी होते हैं। बिल्कुल। और 2015 में शहरी भारत के लिए एक बड़ा विजन सामने रखा गया। 25 जून 2015 को एक साथ 3 बड़ी शहरी योजनाएं लॉन्च हुईं। इनमें सबसे चर्चित थी स्मार्ट सिटी मिशन। हाँ, इसका लक्ष्य था 100 शहरों को चुनकर वहां आर्थिक विकास और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना। स्मार्ट सिटी शब्द बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका असल में मतलब क्या था? क्या सिर्फ वाईफाई और कैमरे लगाना? नहीं, इसका विजन इससे कहीं बड़ा था। इसमें बेहतर शहरी नियोजन, 24 घंटे पानी, बिजली, अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ई-गवर्नेंस, ये सब शामिल था। अच्छा। और इसी के साथ अमृत यानी अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजना भी आई। इसका नाम ही बताता है कि फोकस शहरों के कायाकल्प पर था, खासकर पानी की सप्लाई और सीवेज जैसे बुनियादी ढांचे पर। बिल्कुल। और एक तीसरी योजना भी थी, हृदय। हृदय? हाँ, हृदय यानी हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। इसका काम था हमारे ऐतिहासिक शहरों जैसे वाराणसी, अजमेर, पुरी, इनकी आत्मा को बचाए रखना। तो ये तीनों योजनाएं मिलकर शहरों के लिए एक समग्र दृष्टिकोण पेश कर रही थीं। भविष्य के लिए स्मार्ट सिटी, वर्तमान के लिए अमृत और अतीत के लिए हृदय। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बहुत दिलचस्प नजरिया है। अच्छा, शहरों के साथ साथ कृषि और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी कुछ जरूरी पहल हुई। मुझे वो खेत को सेहत, घर को रोशनी वाला नारा याद आ रहा है। हाँ, वो 2 बहुत ही जमीनी योजनाओं से जुड़ा था। पहली मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के श्री गंगानगर से शुरू हुई। जी। इसका नारा था स्वस्थ धरा खेत हरा, और मकसद बहुत वैज्ञानिक था, हर किसान को उसकी जमीन का एक रिपोर्ट कार्ड देना, जिसमें ये बताया गया हो कि मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है और किन की अधिकता। बिल्कुल। इसका किसान को सीधा क्या फायदा हुआ? सीधा फायदा ये था कि किसान को पता चल गया कि उसे कौन सा उर्वरक डालना है और कितना। इससे अंधाधुंध यूरिया का इस्तेमाल कम हुआ, लागत घटी और फसल की गुणवत्ता भी सुधरी। मतलब खेती में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने वाला एक बड़ा कदम था ये। निश्चित रूप से। और घर को रोशनी के लिए आई उजाला योजना 1 मई 2015। मुझे याद है हर जगह कैंप लगाकर बहुत सस्ते दामों पर एलईडी बल्ब बेचे जा रहे थे। बिल्कुल। उजाला योजना का उद्देश्य था ऊर्जा की बचत करना। एलईडी बल्ब साधारण बल्बों के मुकाबले बहुत कम बिजली खाते हैं। तो इस योजना के जरिए करोड़ों घरों में एलईडी बल्ब पहुंचे। हाँ, जिससे लोगों का बिजली का बिल भी कम हुआ और देश की कुल ऊर्जा की खपत में भी भारी कमी आई। एक सरल आइडिया का बहुत बड़ा प्रभाव।
तो आज हमने देखा कि कैसे 2014 और 2015 में सिर्फ योजनाएं लॉन्च नहीं हुई, बल्कि देश की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए एक दूसरे से जुड़ी हुई रणनीतियों की एक पूरी श्रृंखला तैयार की गई। सही कहा। वित्तीय समावेशन के लिए जनधन, रोजगार के लिए मेक इन इंडिया इकोसिस्टम, बेहतर शासन के लिए डिजिटल इंडिया और आम आदमी के लिए एक सामाजिक सुरक्षा का कवच। इन सभी ने आने वाले सालों के लिए एक मजबूत मंच तैयार किया। बिल्कुल। और ये तो सिर्फ पहला भाग था। अगले भाग में हम देखेंगे कि 2000 आगे इस नींव पर क्या बनाया गया। और जाते जाते ने 2016 से 2020 तक की भारत की सबसे जरूरी कल्याणकारी योजनाओं पर मास्टर नोट्स का एक पूरा बंडल है। जी। ये नोट्स प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए बनाए गए लगते हैं, क्योंकि इनमें 5 सालों की 25 से ज्यादा योजनाओं की तारीखें, उद्देश्य और तथ्य भरे पड़े हैं। हमारा काम इन तथ्यों को रटना नहीं, बल्कि इनके पीछे की कहानी और पैटर्न को समझना है। बिल्कुल। सिर्फ तारीखें और नाम याद करना तो आधा काम है। असली समझ तब बनती है जब हम ये देखते हैं कि एक के बाद एक ये योजनाएं क्यों लाई गईं। हाँ, उनके पीछे की सोच क्या थी। जी। क्या ये सब अलग अलग प्रयास थे या एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा? चलिए इसी नजरिए से इन नोट्स की परतों को खोलते हैं। साल 2016 से शुरू करते हैं। ठीक है। तो 2016 की हमारी पहली स्लाइड का शीर्षक है नए भारत की नींव। इसमें 4 बड़ी योजनाएं हैं: स्टार्टअप इंडिया, अर्बन मिशन, सेतु भारतम और स्टैंड अप इंडिया। ये चारों अलग अलग क्षेत्रों से हैं। बिजनेस, ग्रामीण विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनमें कोई कनेक्शन दिखता है? पहले नजर में ये अलग लग सकते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें एक साथ देखें तो एक दिलचस्प रणनीति सामने आती है। ये एक ही समय में 2 मोर्चों पर काम करने जैसा है। अच्छा, वो कैसे? एक तरफ स्टार्टअप इंडिया से आप नए, आधुनिक और महत्वाकांक्षी भारत को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं से आप जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। मतलब गांवों में और समाज के हाशिए पर मौजूद वर्गों के लिए नींव मजबूत कर रहे हैं। बिल्कुल। एक ही साथ स्काईस्क्रेपर भी बना रहे हैं और उसकी नींव भी मजबूत कर रहे हैं। रार्बन, ये शब्द बड़ा अनोखा है। रूरल और अर्बन का मेल। इसका असल मकसद क्या था? इसका मकसद था गांवों और शहरों के बीच की जो खाई है उसे पाटना। सोच ये थी कि गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं दी जाएं, जैसे अच्छी सड़कें, डिजिटल कनेक्टिविटी। हाँ, और बेहतर रोजगार के मौके, ताकि गांवों से शहरों की ओर पलायन रुके। और हमारे नोट्स में खास बात लिखी है कि इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ से हुई। हाँ, जो भारत के सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी वाले राज्यों में से एक है। जी। ये चुनाव भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और स्टैंड अप इंडिया का फोकस तो बहुत ही साफ था, SC/ST समुदाय और महिला उद्यमियों पर। हाँ, उन्हें 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन देने की बात थी। ये सीधे तौर पर आर्थिक समावेश की कोशिश थी। ये मानना कि उद्यमशीलता सिर्फ कुछ ही लोगों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल। और सही मौका मिले तो कोई भी सफल बिजनेस खड़ा कर सकता है। तो अगर हम 2016 के इस पहले हिस्से को देखें तो थीम है इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और समावेश। चलिए 2016 के दूसरे हिस्से पर आते हैं। यहाँ 2 बड़े नाम हैं, ग्रामोदय से भारतोदय और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ग्रामोदय अभियान को डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती पर मध्य प्रदेश के महू से शुरू किया गया। ये जगह क्यों चुनी गई? महू डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली है। वहां से इस अभियान को शुरू करना एक बहुत मजबूत प्रतीकात्मक संदेश था। अच्छा। इसका लक्ष्य सिर्फ गांवों का विकास करना नहीं था, बल्कि सामाजिक समरसता यानी सोशल हार्मनी को बढ़ाना भी था। ये सीधे तौर पर डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से जुड़ता है। और फिर आई उज्ज्वला योजना, जिसने शायद सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। 1 मई 2016 बलिया, उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई। जी। मुफ्त LPG कनेक्शन देने वाली इस योजना के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या थी? इसके पीछे 2 बड़ी वजहें थीं: स्वास्थ्य और सम्मान। करोड़ों महिलाएं लकड़ी या उपले के चूल्हे पर खाना बनाती थीं, जिसका धुआं उनके फेफड़ों में जाता था और गंभीर बीमारियों का कारण बनता था। सही। उज्ज्वला योजना ने उन्हें इस धुएं से मुक्ति दिलाई।
दूसरा, ये महिलाओं के सशक्तिकरण का भी एक प्रतीक बनी। मुफ्त कनेक्शन देना एक बात है, पर हमारे नोट्स में बलिया जैसी जगह से इसकी शुरुआत का जिक्र है। हाँ, उत्तर प्रदेश का एक पिछड़ा जिला माना जाता है। बिल्कुल, वहां से इसे लॉन्च करने का संदेश साफ था कि ये योजना सबसे गरीब और सबसे जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचने के लिए बनाई गई है। ये सिर्फ शहरों की नीति नहीं है। ये छोटी छोटी बातें ही इन योजनाओं को बड़ा बनाती हैं। जी। तो 2016 आर्थिक और सामाजिक नींव बनाने पर केंद्रित था। अब अगर हम 2017 की ओर बढ़ें तो नोट्स का थीम है सुरक्षा और सम्मान। ऐसा लगता है जैसे फोकस अब लोगों की सामाजिक सुरक्षा पर आ गया है। सही पकड़ा आपने। 2016 में आर्थिक और भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने के बाद 2017 में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सामाजिक सुरक्षा ढांचा बनाने पर ध्यान दिया गया। और इसकी शुरुआत साल के पहले ही दिन 1 जनवरी को 2 योजनाओं से होती है, वय वंदना और मातृवंदना। जी, एक बुजुर्गों के लिए पेंशन स्कीम और दूसरी गर्भवती महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता। दोनों को एक ही दिन लॉन्च करने के पीछे कोई खास वजह? मुझे लगता है ये एक सोचा समझा कदम था, ये दिखाने के लिए कि सरकार समाज के 2 सबसे संवेदनशील सिरों की मतलब जीवन की शुरुआत और जीवन के अंतिम पड़ाव दोनों की एक साथ चिंता कर रही है। ये एक मजबूत संदेश देता है। बिल्कुल। और इसी साल डिजिटल साक्षरता पर भी जोर दिया गया। 8 फरवरी को प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान आया, जो आज के समय में बहुत जरूरी है। आप चाहे जितनी भी योजनाएं बना लें, अगर लोग डिजिटल रूप से साक्षर नहीं है तो वे उनका लाभ नहीं उठा पाएंगे। हाँ, ये अभियान उसी खाई को पाटने की एक कोशिश थी। 2017 का दूसरा आधा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर की वापसी जैसा रखता है। थीम है उड़ान और रोशनी। उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक। ये सुनने में बहुत आकर्षक लगता है। क्या इसने वाकई हवाई यात्रा को आम आदमी की पहुंच में ला दिया? इसका मुख्य उद्देश्य बड़े शहरों को छोटे शहरों से जोड़ना था, जिसे हम रीजनल कनेक्टिविटी कहते हैं। कई ऐसे एयरपोर्ट्स जो सालों से बंद पड़े थे, उन्हें फिर से चालू किया गया और रूट्स पर सब्सिडी दी गई ताकि टिकट सस्ते हो सकें। जी, इसका असर ये हुआ कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में सफर कर सके। ये सोच हकीकत के करीब आई। और फिर आई सौभाग्य योजना, सहज बिजली हर घर योजना। इसका लक्ष्य तो बहुत बड़ा था, देश के हर घर तक बिजली पहुंचाना। हाँ, और ये एक बुनियादी जरूरत है। बिना बिजली के न तो बच्चे पढ़ सकते हैं, न कोई छोटा मोटा काम धंधा शुरू हो सकता है, और ना ही डिजिटल इंडिया का सपना पूरा हो सकता है। बिल्कुल। यहाँ एक और दिलचस्प कनेक्शन है, जैसा कि हमारे नोट्स में भी लिखा है। इस योजना को 25 सितंबर को लॉन्च किया गया, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। अच्छा, ये तारीखें अक्सर किसी खास संदेश के लिए चुनी जाती हैं। जी हाँ। अब आते हैं 2018 पर। यहाँ के नोट्स देखकर लगता है कि फोकस पूरी तरह से स्वास्थ्य पर शिफ्ट हो गया है। थीम है आयुष्मान और पोषण। बिल्कुल, और इसकी शुरुआत भी 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन पोषण अभियान से होती है। ये सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन बनाने की कोशिश थी, जिसका लक्ष्य बच्चों और महिलाओं को कुपोषण से बाहर निकालना था। हाँ, और फिर आई वो योजना जिसे अक्सर दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना कहा जाता है, आयुष्मान भारत। 25 सितंबर को लॉन्च हुई। ये योजना इतनी बड़ी क्यों मानी जाती है? इसके स्केल की वजह से। ये योजना भारत के लगभग 50 करोड़ लोगों को कवर करने का लक्ष्य रखती है। आप अंदाजा लगाइए, ये अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की कुल आबादी को मिलाकर भी उससे ज्यादा है। बाप रे। हर पात्र परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देना, वो भी कैशलेस, ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसने करोड़ों लोगों को इस चिंता से मुक्त किया कि बीमारी की स्थिति में इलाज का खर्च कहां से आएगा। ये तो स्वास्थ्य की बात हुई। 2018 में किसानों के लिए भी एक बड़ी योजना दिख रही है, कुसुम यानी किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। कुसुम योजना बड़ी स्मार्ट सोच का नतीजा है। भारत में किसानों की एक बड़ी समस्या सिंचाई के लिए डीजल पंपों पर निर्भरता है, जो महंगा भी है और प्रदूषण भी फैलाता है। इस योजना ने इसका एक दोहरा समाधान दिया। दोहरा समाधान? वो कैसे? पहला, किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए सब्सिडी दी गई। इससे उनका डीजल का खर्च बचा और सिंचाई आसान हुई। दूसरा, उन्हें ये सुविधा भी दी गई कि अगर वे अपनी जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा करते हैं तो उसे बिजली कंपनियों को बेच सकते हैं। अच्छा, यानी जो किसान अब तक सिर्फ अन्नदाता था, अब वो ऊर्जा दाता भी बन सकता है। इससे उनकी आय भी बढ़ी और पर्यावरण का भी फायदा हुआ। बहुत दिलचस्प। अब 2019 पर आते हैं। नोट्स का शीर्षक है किसान और श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा। ऐसा लगता है कि अब फोकस सीधे तौर पर आय
और भविष्य की सुरक्षा पर आ गया है। हाँ, 2019 को हम सामाजिक सुरक्षा का साल कह सकते हैं। इसमें दो तरह की योजनाएं साफ दिखती हैं। एक जो तत्काल राहत देती हैं और दूसरी जो भविष्य को सुरक्षित करती हैं। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि, जिसके तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए सीधे उनके खाते में दिए जाते हैं। बिल्कुल, ये एक डायरेक्ट इनकम सपोर्ट है जो किसानों को बीज, खाद जैसी छोटी-मोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर होने से बचाता है। लेकिन इसी के साथ पीएम किसान मानधन योजना भी लाई गई। जी, और इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तत्काल मदद है और दूसरी भविष्य के लिए पेंशन। अच्छा। मानधन एक पेंशन स्कीम है जिसमें किसान एक छोटी सी रकम जमा करता है और उतनी ही सरकार मिलाती है ताकि 60 साल की उम्र के बाद उसे एक निश्चित मासिक पेंशन मिल सके। और यही मॉडल फिर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए भी लाया गया? जी, श्रम योगी मानधन योजना में, जैसे रिक्शा चालक, निर्माण मजदूर, ये उन लोगों को बुढ़ापे में एक सम्मानजनक जीवन देने की कोशिश है जिनकी कोई संगठित पेंशन व्यवस्था नहीं होती। और यहाँ एक जरूरी बात यह भी है कि ये योजना स्वैच्छिक यानी वॉलंटरी है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी पर थोपा नहीं गया है, बल्कि उन्हें एक विकल्प दिया गया है कि वे अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आगे आएं। अब हम आते हैं 2020 में, जो पूरी दुनिया के लिए एक अभूतपूर्व संकट का साल था। जाहिर है यहाँ की योजनाओं पर भी इसका असर दिखेगा। बिल्कुल, पहला थीम ही है संकट में सहारा। 2020 में सरकार की भूमिका एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर की हो गई। जैसे ही 25 मार्च को लॉकडाउन लगा, उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा हुई। हाँ, इसका एकमात्र मकसद था कि कोई भी भारतीय भूखा ना सोए। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल ऑपरेशन था। और फिर 12 मई को आत्मनिर्भर भारत अभियान आया। ये सिर्फ एक आर्थिक पैकेज था या इसके पीछे कोई बड़ी सोच थी? ये सिर्फ एक राहत पैकेज नहीं था, इस संकट को एक अवसर में बदलने की सोच थी। इसका विजन था कि भारत जरूरी चीजों के लिए दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम करे और एक ग्लोबल सप्लाई चेन का मजबूत हिस्सा बने। एक लॉन्ग टर्म विजन। जी। 2020 में दो और बड़ी दिलचस्प योजनाएं हैं, स्वामित्व और स्वनिधि। स्वामित्व योजना में ड्रोन से गांव की जमीन का सर्वे करके प्रॉपर्टी कार्ड देने की बात है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? भारत के गांव में लोगों के पास अपने घर के मालिकाना हक का कोई कागज नहीं होता था। सब कुछ आपसी भरोसे पर चलता था, जिससे विवाद भी बहुत होते थे। बिल्कुल, और बिना कागज के आप उस प्रॉपर्टी पर बैंक से लोन भी नहीं ले सकते। स्वामित्व योजना ने इसी बुनियादी समस्या का समाधान किया। ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से पहली बार एक साफ सुथरा रिकॉर्ड बनाया गया, जिससे वो संपत्ति एक आर्थिक संपत्ति बन गई। और स्वनिधि योजना तो सीधे सीधे लॉकडाउन से प्रभावित रेहड़ी पटरी वालों के लिए थी। हाँ, ये वो लोग थे जिनकी रोज की कमाई लॉकडाउन में पूरी तरह बंद हो गई थी। उन्हें अपना काम दोबारा शुरू करने के लिए पूंजी की जरूरत थी। तो स्वनिधि ने उन्हें बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपए का एक छोटा लोन दिया। जी हाँ, ये रकम छोटी लग सकती है, लेकिन उस वक्त ये उनके लिए एक लाइफलाइन थी। और 2020 के अंत में दो भविष्य की नींव रखने वाली नीतियां आईं, नई शिक्षा नीति और मत्स्य संपदा योजना। बिल्कुल, नई शिक्षा नीति तो 34 साल बाद आया। एक ऐतिहासिक बदलाव थी। इसने 10+2 के पुराने सिस्टम को बदलकर 5+3+3+4 की नई संरचना पेश की, जिसका मकसद रटने की बजाय समझने और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना है। हाँ, इसका असर हमें आने वाली पीढ़ियों में दिखेगा। और मत्स्य संपदा योजना का लक्ष्य मछली पालन के क्षेत्र में एक नीली क्रांति लाना है, जिससे न सिर्फ उत्पादन बढ़े बल्कि मछुआरों की आय भी दोगुनी हो। जी, शानदार। तो इन 5 सालों को देखें तो एक पूरी कहानी सी बनती है। हमारे नोट्स में आखिर में एक क्विक रिवीजन टाइमलाइन भी है। 2016 नींव, 2017 विस्तार, 2018 स्वास्थ्य ऊर्जा, 2019 सुरक्षा और 2020 संकट में सुधार। ये तैयारी के लिए एक अच्छा फ्रेमवर्क है। बिल्कुल। और अगर मैं परीक्षार्थियों को एक सलाह दूं तो ये होगी कि इन योजनाओं की तारीखों और मंत्रालयों के साथ साथ इनके पीछे की सोच को भी समझें। ये क्यों नहीं गई, इसने किस समस्या का समाधान किया। ये समझने से तथ्य अपने आप याद रह जाते हैं। एकदम सही। तो ये थी 2020 तक की प्रमुख योजनाओं की हमारी पड़ताल। सरकार का फोकस हर साल बदलता रहा, लेकिन हर योजना कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रही है। मुझे सबसे पहले 2 योजनाएं एक साथ नजर आ रही हैं,
ग्राम उजाला योजना और पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन। जी। एक तरफ गांव में एलईडी बल्ब और दूसरी तरफ कोरोना में अनाथ हुए बच्चे, ये दोनों एक साथ क्या बताती हैं? ये उस समय की आप कह सकते हैं दोहरी चुनौती को दिखाती हैं। देखिए, ग्राम उजाला योजना जिसमें सिर्फ 10 रुपए में एलईडी बल्ब दिए गए, वो एक आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों तरह की जरूरत थी। मतलब बिजली का बिल कम हो, हाँ, लोगों का बिजली बिल कम हो और देश की ऊर्जा खपत घटे। लेकिन उसी वक्त कोविड ने एक बहुत भयानक सामाजिक संकट खड़ा कर दिया था। हजारों बच्चे अनाथ हो गए थे। तो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना उस सामाजिक जख्म पर मरहम लगाने की एक तत्काल कोशिश थी। एक योजना घर में रोशनी ला रही थी तो दूसरी जिंदगी में। और इसी साल ईंधन को लेकर भी बड़ी हलचल हुई। एक तो उज्ज्वला 2.0 और दूसरा राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। उज्ज्वला तो पहले से चल रही थी, 2.0 में नया क्या था? और हाइड्रोजन मिशन तो सुनने में ही बहुत भविष्य की बात लगती है। उज्ज्वला 2.0 को उत्तर प्रदेश के महोबा से शुरू किया गया और इस बार सिर्फ सिलेंडर नहीं बल्कि पहला भरा हुआ सिलेंडर और चूल्हा भी मुफ्त दिया गया। अच्छा, ताकि लोगों पर कोई शुरुआती बोझ ना पड़े। लेकिन आपका दूसरा सवाल ज्यादा दिलचस्प है। उज्ज्वला और हाइड्रोजन मिशन ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू, वो कैसे? एक तो घर के चूल्हे के लिए है और दूसरा गाड़ियों और इंडस्ट्री के लिए। दोनों का जो असल मकसद है वो है आयात पर निर्भरता कम करना। उज्ज्वला आज की समस्या का समाधान है। हम एलपीजी गैस का एक बहुत बड़ा हिस्सा आयात करते हैं, तो जितने ज्यादा घर स्वच्छ ईंधन अपनाएंगे हमारा आयात का बोझ उतना ही कम होगा। और हाइड्रोजन मिशन? वहीं हाइड्रोजन मिशन भविष्य की आजादी की नींव रख रहा है। आज हम पेट्रोल डीजल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। ग्रीन हाइड्रोजन उस निर्भरता को खत्म करने का रास्ता है। ग्रीन हाइड्रोजन, ये मतलब क्या है? ये सामान्य हाइड्रोजन से अलग कैसे है? बहुत सरल शब्दों में, जब हम पानी यानी H2O को बिजली का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ते हैं तो हमें हाइड्रोजन ईंधन मिलता है। ठीक है। अगर ये बिजली कोयले से बनी है तो ये ग्रे हाइड्रोजन है। लेकिन अगर ये बिजली सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा जैसे मतलब नवीकरणीय स्रोतों से बनी है तो उससे पैदा हुई हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। इसमें प्रदूषण शून्य होता है। वाह! तो ये मिशन भारत को भविष्य में ऊर्जा का आयातक नहीं बल्कि निर्यातक बनाने का सपना है। मतलब एक योजना आज का चूल्हा जला रही है और दूसरी कल के भारत को ऊर्जा देने की तैयारी कर रही है। क्या कमाल का कनेक्शन है। इसी साल रफ्तार की भी बात हुई, गति शक्ति योजना और मित्र योजना। जी, मित्र यानी MITRA योजना। हाँ, गति शक्ति को तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मास्टर प्लान ही कह दिया गया है। और ये नाम बिल्कुल सही है। देखिए, हमारे यहाँ सड़कें, रेलवे लाइनें, बंदरगाह सब कुछ बनता है, लेकिन अक्सर क्या होता है कि अलग अलग विभाग अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। हाँ, कोऑर्डिनेशन की कमी रहती है। बिल्कुल। नतीजा, सड़क बन गई पर पोर्ट तक कनेक्टिविटी नहीं है। गति शक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो इन सभी 16 मंत्रालयों को एक साथ लाता है ताकि प्लानिंग एकीकृत हो। इसका एक ही मकसद है, लॉजिस्टिक्स की लागत कम करना। और ये लागत कम करना इतना जरूरी क्यों है? आप इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि भारत में किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने पर जो खर्च आता है वो हमारी जीडीपी का लगभग 13 से 14% है। इतना ज्यादा? जी, जबकि विकसित देशों में ये 8% के आसपास है। ये जो 5-6% का फर्क है ना, यही हमारे किसानों के उत्पाद और फैक्ट्रियों के सामान को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगा बना देता है। गति शक्ति इसी फर्क को मिटाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। तो 2021 का साल अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने और भविष्य की नींव रखने पर केंद्रित था। लेकिन क्या ये रफ्तार सबको साथ लेकर चल रही थी? शायद इसी सवाल का जवाब हमें 2022 की योजनाओं में मिलता है, जहां फोकस पूरी तरह से सामाजिक न्याय पर शिफ्ट होता दिख रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। 2022 की शुरुआत ही 2 ऐसी योजनाओं से होती है जो समाज के सबसे हाशिए पर मौजूद लोगों के लिए हैं। एक स्माइल SMILE और दूसरी सीड SEED। स्माइल और सीड। हाँ, स्माइल योजना ट्रांसजेंडर समुदाय और भिक्षावृत्ति में लगे लोगों के लिए, उन्हें मुख्यधारा में वापस लाने के लिए। और सीड योजना घुमंतू जनजातियों के लिए, जिन्हें हम नोमैड्स कहते हैं, उनके आर्थिक विकास पर केंद्रित है। ये दोनों योजनाएं सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या इन नोट्स में इनके सामने आने वाली चुनौतियों का भी कोई जिक्र है? क्योंकि मतलब हाशिए पर मौजूद समुदायों तक पहुंचना और उनका भरोसा जीतना अक्सर सबसे मुश्किल काम होता है। इन नोट्स में सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन ये एक अंतर्निहित चुनौती है। देखिए, इन समुदायों में सरकार और व्यवस्था को लेकर एक
एक गहरा अविश्वास होता है। हाँ, होता है। इसलिए इन योजनाओं की सफलता सिर्फ बजट देने पर नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं और अधिकारियों की संवेदनशीलता पर निर्भर करती है। इसका मकसद सिर्फ उन्हें कुछ पैसे देना नहीं, बल्कि उन्हें वो सम्मान और अधिकार देना है जिसके वे हकदार हैं। उन्हें दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करना है। सम्मान की बात से याद आया, 2022 में युवाओं और सेना को लेकर भी एक बहुत बड़ी और चर्चित योजना आई, अग्निपथ योजना। इस पर तो काफी बहस भी हुई थी। जी बहुत। इन नोट्स में इसके पीछे के तर्क के बारे में क्या बताया गया है? देखिए, इन नोट्स के मुताबिक अग्निपथ योजना के कई उद्देश्य बताए गए हैं। पहला और सबसे स्पष्ट उद्देश्य तो सेना की औसत आयु को कम करना है, उसे और युवा और तकनीकी रूप से दक्ष बनाना है। ठीक है। लेकिन इसके दो और बड़े पहलू हैं। एक है आर्थिक पहलू। रक्षा बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा पेंशन पर खर्च होता है। इस योजना से उस खर्च को कम करने की उम्मीद है। और दूसरा पहलू? दूसरा पहलू रणनीतिक और सामाजिक है। विचार यह है कि 4 साल बाद जब ये अग्निवीर समाज में वापस लौटेंगे तो वे एक अनुशासित, कुशल और प्रशिक्षित नागरिक होंगे। उन्हें दूसरी नौकरियों में, जैसे पुलिस या अर्धसैनिक बलों में, प्राथमिकता देने की भी बात है। हालांकि जैसा आपने कहा, इस पर काफी बहस हुई कि 4 साल बाद उनके भविष्य का क्या होगा, और यही इस योजना की सबसे बड़ी कसौटी होगी। युवाओं की बात हो रही है तो शिक्षा की बात भी जरूरी है। 5 सितंबर को पीएम श्री योजना आई, 14,500 स्कूलों को स्मार्ट मॉडल स्कूल बनाना। क्या ये सिर्फ बिल्डिंग में स्मार्ट बोर्ड लगाने तक सीमित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पीएम श्री योजना असल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जमीन पर उतारने का एक मॉडल है। अच्छा, ये एनईपी से जुड़ा है। जी, इसका मकसद सिर्फ इमारत को स्मार्ट बनाना नहीं, बल्कि पढ़ाने के तरीके को, सीखने के अनुभव को बदलना है। इसमें रटने की जगह समझने पर, किताबों की जगह प्रैक्टिकल नॉलेज पर जोर है। जे स्कूल अपने आसपास के दूसरे स्कूलों के लिए एक मेंटर की तरह काम करेंगे। 1 मिनट, 2022 में एक और बड़ी दिलचस्प जोड़ी दिख रही है मुझे। एक तरफ छोटे उद्योगों मतलब एमएसएमईज के लिए रैंप योजना। हाँ, रैंप। और ठीक उसी समय मानसिक स्वास्थ्य के लिए टेलीमानस हेल्पलाइन। हाँ। ये दोनों तो बिल्कुल अलग दुनिया की चीजें लगती हैं। इन दोनों को एक साथ लाने के पीछे क्या सोच थी? यही 2022 की सोच की खूबसूरती है। ये मानती है कि देश की आर्थिक सेहत उसके नागरिकों की मानसिक सेहत से जुड़ी हुई है। रैंप योजना, जिसका पूरा नाम है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, वो छोटे उद्योगों को बाजार और कर्ज तक पहुंचने में मदद करती है, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। लेकिन कोविड के बाद समाज में तनाव, चिंता और अकेलेपन की समस्याएं बहुत बढ़ गई थीं। हाँ, ये तो है। टेलीमानस उसी का समाधान है। एक टोल फ्री नंबर पर 24 घंटे मुफ्त मनोवैज्ञानिक सलाह। ये स्वीकार करना कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। और 2022 का दायरा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। पूर्वोत्तर के लिए पीएम डिवाइन योजना, मछुआरों के लिए सागर परिक्रमा और किसानों के लिए एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना, ये तीनों तो बिल्कुल अलग-अलग दिशाओं में हैं। हाँ, लेकिन तीनों का लक्ष्य विकास को हर कोने तक पहुंचाना है। पीएम डिवाइन का फोकस नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक विकास पर है, जिसका सामरिक महत्व भी है। सागर परिक्रमा तटीय समुदायों से सीधे जुड़ने और उनकी समस्याओं को जमीनी स्तर पर समझने की कोशिश है। और एक राष्ट्र एक उर्वरक, वो योजना जिसके तहत सभी खाद भारत ब्रांड के नाम से बेचे जाएंगे, वो किसानों के लिए एकरूपता लाने और सब्सिडी की कालाबाजारी रोकने की ये कोशिश है। लेकिन भारत ब्रांड को लेकर कुछ चिंताएं भी तो थी। हाँ, कुछ कृषि विशेषज्ञों की चिंता ये थी कि क्या इससे खाद बनाने वाली कंपनियों के बीच, मतलब अपने ब्रांड को बेहतर बनाने और इनोवेशन करने की जो होड़ है, वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, कि जब नाम ही एक है तो? जी, जब सभी को एक ही नाम से खाद बेचना है तो वो रिसर्च और डेवलपमेंट में क्यों पैसा लगाएंगे? ये एक जायज सवाल है और इसका असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। चलिए अब 2023 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ की योजनाओं को देखकर लगता है कि भारत अब दुनिया के मंच पर एक नई भूमिका के लिए तैयार हो रहा है और साथ ही अपनी जमीन और पर्यावरण को लेकर भी ज्यादा सचेत हो रहा है। शुरुआत होती है आरोग्य मैत्री से। बिल्कुल, आरोग्य मैत्री भारत की फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया की फार्मेसी वाली छवि को एक नया आयाम देती है। कोविड के समय भारत ने कई देशों को वैक्सीन भेजी। यह योजना उसी सोच को स्थायी बनाती है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा या संकट के समय भारत अपने मित्र देशों को जरूरी मेडिकल सप्लाई भेजेगा। यह एक वैश्विक जिम्मेदारी लेने जैसा है।
और वैश्विक जिम्मेदारी के साथ साथ घरेलू जिम्मेदारी भी। जल जन अभियान, अमृत धरोहर और मिष्टी योजना। ये तीनों पर्यावरण पर केंद्रित हैं। अमृत धरोहर में रामसर साइट्स का जिक्र है। ये क्या होती हैं? रामसर साइट्स अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां यानी वेटलैंड्स होती हैं। ये वेटलैंड्स जमीन के वो हिस्से हैं जो साल भर पानी में डूबे रहते हैं, जैसे तालाब, झीलें या दलदली इलाका। अच्छा। इन्हें धरती की किडनी भी कहा जाता है, क्योंकि ये पानी को प्राकृतिक रूप से साफ करते हैं, बाढ़ के पानी को सोखते हैं और अनगिनत जीव जंतुओं का घर होते हैं। अमृत धरोहर योजना इन्हीं अनमोल जगहों को बचाने और वहां इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए है। और मिष्टी योजना, इसका नाम तो बहुत प्यारा है। मिष्टी, हाँ, इसका पूरा नाम है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम्स। इसका मकसद है समुद्री तटों पर मैंग्रोव के वन लगाना। मैंग्रोव साथ पर्यावरण और लोगों की सुरक्षा दोनों पर काम करती है। 2023 में एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट दिखा, अंतिम गांव से बंदरगाह तक। एक तरफ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और दूसरी तरफ सागर समृद्धि। ये क्या है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक योजना है। इसका मकसद चीन सीमा से सटे हमारे अंतिम गांवों को देश का प्रथम गांव मानकर विकसित करना है। सिर्फ विकास के लिए या इसका कोई और भी मकसद है? इसका मकसद सिर्फ विकास नहीं, सुरक्षा भी है। जब सीमा पर बसे गांव में अच्छी सड़क, स्कूल, बिजली और रोजगार के अवसर होंगे तो वहां से पलायन रुकेगा। सीमा पर बसे ये मजबूत गांव देश की पहली रक्षा पंक्ति होते हैं। वहां रहने वाले लोग हमारी सेना के लिए आंख और कान का काम करते हैं। तो ये कार्यक्रम उन गांवों को मजबूत करने का है। और सागर समृद्धि? वहीं सागर समृद्धि बंदरगाहों पर होने वाली ड्रेजिंग, मतलब जो गाद निकालने की प्रक्रिया है, उसकी निगरानी के लिए है, ताकि कचरे से धन यानी वेस्ट टू वेल्थ बनाया जा सके। और साल का अंत हुआ परंपरा और धरती के सम्मान के साथ। पीएम विश्वकर्मा और पीएम प्रणाम। विश्वकर्मा योजना तो कारीगरों के लिए है। हाँ, और ये सिर्फ आर्थिक मदद की योजना नहीं है। ये उस सम्मान को वापस लाने की कोशिश है जो कभी हमारे कारीगरों को मिलता था। इसमें लोहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ई जैसे 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। अच्छा, पूरे 18? जी, उन्हें सस्ता लोन, आधुनिक औजारों की ट्रेनिंग और अपने बनाए सामान को ऑनलाइन बेचने में मदद दी जा रही है। ये एक तरह से मेक इन इंडिया को उसकी जड़ों से जोड़ने की कोशिश है। और पीएम प्रणाम, ये किस चीज को प्रणाम करने की बात कर रहे हैं? ये धरती को प्रणाम करने की योजना है। इसका पूरा नाम है पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। वाह! इसका सीधा सा मकसद है राज्यों को रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम करने और जैविक या वैकल्पिक खादों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। जो राज्य रासायनिक खाद की खपत जितनी कम करेगा, उसे केंद्र से उतनी ही ज्यादा सब्सिडी और ग्रांट मिलेगी। अच्छा, तो ये एक इंसेंटिव बेस्ड मॉडल है। बिल्कुल, यह हमारी खेती को टिकाऊ बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो इन 3 सालों की योजनाओं को देखें तो एक साफ तस्वीर उभरती है। 2021 में महामारी से उभरने और भविष्य की ऊर्जा पर ध्यान था। 2022 में सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने, युवाओं और नागरिकों के सार्वजनिक कल्याण पर जोर दिया गया। जी। और 2023 आते आते पर्यावरण, विरासत और वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को लेकर एक नया आत्मविश्वास दिखा। बिल्कुल, लेकिन इन सभी योजनाओं को अलग-अलग देखना अधूरा होगा। असली चुनौती और अवसर भी इन्हें आपस में जोड़ने में है। सोचने वाली बात यह है, और यही सवाल इन नोट्स को पढ़ने वाले हर व्यक्ति को खुद से पूछना चाहिए कि ये सब आपस में कैसे जुड़ती हैं। क्या सीमा पर वाइब्रेंट विलेज में रहने वाले एक कारीगर का भविष्य पीएम विश्वकर्मा योजना और तट पर लगे मिष्टी के मैंग्रोव वनों से किसी तरह जुड़ा है? इन योजनाओं की असली सफलता इसी बात पर निर्भर करेगी कि ये एक दूसरे को कितना मजबूत करती हैं और जमीन पर कितना असर डालती हैं। आज हमारा मकसद इन योजनाओं को सिर्फ जानना नहीं, बल्कि ये समझना है कि ये हमें भारत की मौजूदा दिशा के बारे में क्या बताती हैं। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। ये योजनाएं अलग-अलग डॉट्स की तरह हैं। जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। ऊर्जा, रक्षा, शिक्षा, वित्त, मतलब ये सब अलग-अलग मंत्रालय के काम लग सकते हैं। हाँ, लगते तो हैं। लेकिन इनके पीछे एक सोची समझी रणनीति काम कर रही है। ये हमें दिखाती हैं कि सरकार किन चुनौतियों को सबसे जरूरी मान रही है और आने वाले सालों के लिए देश की नींव कैसे रखना चाहती है। तो चलिए साल की शुरुआत से ही शुरू करते हैं। जी। फरवरी 2024 में एक बहुत बड़ी योजना आई, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना।
जी। इसका लक्ष्य है 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना और उन्हें 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, फायदे तो सीधे हैं, लेकिन इसकी असली अहमियत थोड़ी गहरी है। ये भारत की ऊर्जा नीति में एक बुनियादी बदलाव का संकेत है। अच्छा, वो कैसे? अब तक हम एक सेंट्रलाइज्ड ग्रिड सिस्टम पर निर्भर थे, जहां बड़े-बड़े पावर प्लांट्स में बिजली बनती थी और फिर पूरे देश में सप्लाई होती थी। हाँ, बिल्कुल। ये योजना एक तरह से डिसेंट्रलाइज्ड पावर जनरेशन की तरफ एक बड़ा कदम है। इसका मतलब है कि भविष्य में हर घर खुद एक छोटा पावर प्लांट बन सकता है। ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। लेकिन अगर लाखों घर अपनी बिजली खुद बनाने लगेंगे, तो हमारे मौजूदा बिजली ग्रिड पर असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, और यही इसकी सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती है। जब लाखों छोटे-छोटे सोलर पावर प्लांट ग्रिड से जुड़ेंगे, तो ग्रिड को स्थिर रखना, वोल्टेज को कंट्रोल करना, ये सब बहुत मुश्किल होगा। तो इसके लिए कोई तैयारी? हाँ, इसके लिए हमें स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी, बड़े पैमाने पर बैटरी स्टोरेज सिस्टम और एक बहुत ही एडवांस्ड मैनेजमेंट सिस्टम में भारी निवेश करना होगा। तो ये योजना सिर्फ सोलर पैनल लगाने के बारे में नहीं है। ये पूरे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का एक मिशन है? एग्जैक्टली। ये दिलचस्प है। तो साल की शुरुआत ऊर्जा सुरक्षा से हुई। हाँ। और फिर 4 मार्च को एक ही दिन में 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं पर फोकस किया गया। हाँ, वो दोनों योजनाएं, ये दोनों योजनाएं बिल्कुल अलग लगती हैं। अदिति योजना, जिसका पूरा नाम है एस्पायरिंग लीडर्स फॉर इनोवेटिव टेक इनेबलिंग, हाँ, ये रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप्स को 25 करोड़ तक की ग्रांट देकर नई तकनीकें विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। लक्ष्य है भारत को हथियारों के सबसे बड़े आयातक से एक प्रमुख निर्यातक बनाना। ठीक है। और उन्नति योजना? वहीं उन्नति योजना मतलब उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। इसका फोकस पूर्वोत्तर के राज्यों में नए उद्योग लगाने और रोजगार पैदा करने पर है। तो एक रीजनल डेवलपमेंट के लिए है। जी। ये क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश है। तो देखिए, एक तरफ हम भविष्य के युद्धों के लिए ड्रोन और एआई बना रहे हैं, और दूसरी तरफ देश के एक कोने में फैक्ट्री और नौकरियां पैदा कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि सुरक्षा का मतलब सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा नहीं। बिल्कुल, देश के अंदर आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो साल की शुरुआत बड़े मुद्दों से हुई, ऊर्जा, रक्षा, उद्योग। लेकिन सरकार का ध्यान सिर्फ यहीं तक नहीं था। जुलाई आते आते फोकस एक ऐसे क्षेत्र पर गया जो किसी भी देश की नींव होता है, शिक्षा। अस्मिता योजना। हाँ, 16 जुलाई 2024 को अस्मिता योजना लॉन्च की गई। इसका मकसद भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा की किताबें तैयार करना है। हाँ, अस्मिता यानी अडेप्टेबल एंड स्केलेबल मल्टीलिंगुअल इंक्लूसिव टेक्स्ट बुक एक्सेस। हाँ। ये पहल सीधे तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जुड़ी है, जिसमें मातृभाषा में शिक्षा पर बहुत जोर दिया गया है। अच्छा। इसके पीछे का विचार बहुत गहरा है। सालों से हमारे यहाँ एक धारणा रही है कि गंभीर अकादमिक पढ़ाई सिर्फ अंग्रेजी में ही हो सकती है। ये योजना उस भाषा की दीवार को तोड़ने। एक ही तकनीकी शब्द के अलग-अलग मतलब हो सकते हैं। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है, और ये सिर्फ अच्छा, मतलब मानकीकरण पर ध्यान दिया जाएगा। जी, चुनौती बड़ी है, लेकिन अगर ये सफल होती है तो ये उच्च शिक्षा को सही मायनों में लोकतांत्रिक बना सकती है। शिक्षा के बाद सितंबर में फोकस लंबी अवधि की वित्तीय सुरक्षा पर गया। 18 सितंबर को एनपीएस वात्सल्य योजना लॉन्च हुई। इसके तहत माता-पिता अपने नाबालिग बच्चों की तरह से वित्तीय साक्षरता को भी बढ़ावा देगी। बिल्कुल। इसके बाद 1 अक्टूबर को सरकार का ध्यान एक और बड़े मुद्दे पे गया, पीएम ई ड्राइव योजना। इसे फेम योजना की अगली कड़ी बताया गया है। लेकिन फेम में ऐसी क्या कमी रह गई थी? देखिए, फेम योजना ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सब्सिडी देके अच्छी शुरुआत की। उसने बाजार में ईवीज के लिए एक माहौल बनाया। हाँ, वो तो है। लेकिन असली दिक्कत ये थी कि लोगों ने गाड़ियां तो खरीद लीं, पर उन्हें चार्ज करने की सुविधाएं नहीं थीं। लोग ईवी खरीदने से इसलिए डरते थे कि अगर लंबी दूरी पर जाना पड़ा तो चार्ज कहाँ करेंगे। वो रेंज एंजाइटी। हाँ, उसी की वजह से ईवी का विस्तार रुक गया। पीएम ई ड्राइव का फोकस इसी गैप को भरने पर है। तो ये योजना सब्सिडी से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देगी। बिल्कुल। इसका मुख्य उद्देश्य हाईवे और शहरों में एक मजबूत चार्जिंग नेटवर्क बनाना है, और सिर्फ कारों के लिए नहीं, बल्कि कमर्शियल वाहनों, बसों, सबके लिए। अच्छा। सोच ये है कि सिर्फ गाड़ियां बदलना काफी नहीं है,
हमें पूरा इकोसिस्टम बदलना होगा। साल के अंत में जो 2 योजनाएं आई वे काफी जमीनी स्तर की लगती हैं। 2 अक्टूबर को झारखंड के हजारीबाग से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। हाँ, और इस अभियान का नाम ही इसकी आत्मा को दर्शाता है। धरती आबा यानी पृथ्वी के पिता। ये सम्मान भगवान बिरसा मुंडा को दिया जाता है। ये अभियान सिर्फ विकास योजनाओं को जनजातीय गांवों तक पहुंचाने का कार्यक्रम नहीं है, ये उनकी सांस्कृतिक पहचान और सम्मान से भी जुड़ा है। इसका लक्ष्य स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका जैसे क्षेत्रों में जो अंतर रह गए हैं उन्हें भरना है। और फिर साल के बिल्कुल आखिर में 9 दिसंबर को हरियाणा के पानीपत से शुरू हुई बीमा सखी योजना। इसका फोकस ग्रामीण महिलाओं को LIC का एजेंट बनाने पर है। मिशन और महिला सशक्तिकरण को एक साथ लाने का एक बेहतरीन बहुत कम है। इसे अक्सर एक फालतू खर्च माना जाता है। सही कहा। तो जब उसी समुदाय की एक महिला बीमा सखी बनकर लोगों को बीमा का महत्व समझाएगी तो शायद भरोसा करना आसान होगा। लेकिन क्या उन्हें पर्याप्त ट्रेनिंग और सपोर्ट मिल पाएगा, और क्या वे उन परिवारों का भरोसा जीत पाएंगी जहां वित्तीय फैसले आज भी पुरुष ही लेते हैं? यही इस योजना की सबसे बड़ी कसौटी है। सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि कितनी महिलाएं एजेंट बनती हैं, बल्कि इस पर कि उन्हें यानी सस्टेनेबल बनाने और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने पर है। सस्टेनेबल और टेक्नोलॉजी, ये आजकल बहुत इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं, लेकिन एक किसान के लिए इसका असल में क्या मतलब है? एक किसान के लिए इसका मतलब है ड्रोन का इस्तेमाल करके कीटनाशकों का सटीक छिड़काव करना। अच्छा। ड्रिप इरिगेशन जैसी आधुनिक सिंचाई तकनीकों का इस्तेमाल करना ताकि पानी की हर बूंद का सही उपयोग हो, और सॉइल हेल्थ कार्ड के आधार पर ये जानना कि उसकी जमीन को किस खाद की कितनी जरूरत है। तो ये ज्यादा वैज्ञानिक तरीका है खेती करने का। बिल्कुल। और 2025 की दूसरी बड़ी योजना है PM रिसर्च फेलोशिप योजना। ये ISC और IITs जैसे संस्थानों के लिए है। लक्ष्य है 10,000 फेलोशिप देना। 10,000 फेलोशिप सुनने में बहुत बड़ा नंबर लगता है, लेकिन क्या सिर्फ फेलोशिप देने से भारत का रिसर्च इकोसिस्टम बदल जाएगा? वो ब्रेन ड्रेन वाली समस्या का क्या? ये इस योजना का सबसे अहम और चुनौतीपूर्ण पहलू है। ब्रेन ड्रेन सिर्फ बेहतर सैलरी की वजह से नहीं होता। सही बात है, बेहतर सुविधाएं भी चाहिए। हाँ, बेहतर रिसर्च सुविधाएं, काम करने की आजादी और एक ऐसा माहौल जहां इनोवेशन को प्रोत्साहित किया जाता है। ये फेलोशिप योजना एक बहुत जरूरी पहला कदम है, पर इसके साथ साथ हमें अपने संस्थानों में ब्यूरोक्रेसी कम करनी होगी और इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करना होगा। जी, रिसर्च को लैब से निकालकर बाजार तक पहुंचाने का एक मजबूत इकोसिस्टम बनाना होगा। ये फेलोशिप एक बीज की तरह है जिसे फलने फूलने के लिए सही जमीन और माहौल की जरूरत होगी। तो आज हमने 2024-25 की इन प्रमुख योजनाओं की एक बहुत ही व्यापक पड़ताल की। हमने देखा कि कैसे सरकार एक ही समय में घर की छत पर लगे सोलर पैनल से लेकर डिफेंस की हाई एंड टेक्नोलॉजी तक, और गांव की बीमा सखी से लेकर IIT के रिसर्चर तक हर स्तर पर काम कर रही है। हाँ, ये सभी योजनाएं अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जब हम इन सबको एक साथ देखते हैं तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या? विकास के ये सभी अलग अलग धागे, ऊर्जा, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय विकास, शिक्षा तक पहुंच और अनुसंधान में उत्कृष्टता आने वाले दशक में भारत की प्रगति के ताने बाने को एक साथ मिलकर कैसे बुनेंगे? क्या ये सब मिलकर एक मजबूत और सुंदर कपड़ा बना पाएंगे, या फिर ये अलग अलग दिशाओं में खींचकर उलझ जाएंगे? असली कहानी इसी जुड़ाव में छिपी है, और आने वाले कुछ साल बताएंगे कि ये कहानी किस दिशा में जाती है। आज हम उत्तर प्रदेश की कुछ सबसे चर्चित योजनाओं की गहराई में उतरेंगे। जी, हमारे पास जो जानकारी है वो खासतौर पर UPPSC और RO-ARO जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही काम की है। बिल्कुल। तो आज का मिशन साफ है, इन योजनाओं को सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि इनके पीछे की सोच को समझना है। ये योजनाएं क्यों लाई गई और जमीनी स्तर पर ये क्या बदलने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, हम उत्तर प्रदेश की इस बदलती तस्वीर के हर एक पिक्सल को कह सकते हैं जूम इन करके देखेंगे। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये योजनाएं सिर्फ सरकारी घोषणाएं नहीं है, ये राज्य की सबसे बड़ी चुनौतियों का एक जवाब है। जैसे गरीबी, बेरोजगारी। हाँ, गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। देखिए, परीक्षा में तो तथ्य काम आते ही हैं, पर असली समझ तब बनती है जब हम इन योजनाओं को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देख पाते हैं। सही बात है, और हर साल इस सेक्शन से 4-5 सवाल तो पक्के होते ही हैं। पक्के होते हैं।
तो चलिए इस रणनीति को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं आर्थिक मोर्चे से, मतलब वो योजनाएं जो सीधे सीधे लोगों की जेब और गांव की अर्थव्यवस्था पर असर डालती हैं। इसमें मुझे सबसे दिलचस्प लगी बीसी सखी योजना। इसका नाम ही कितना सरल है, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी। ऐसा लगता है जैसे ये गांव की महिलाओं को चलता फिरता बैंक बना रही हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है असल में? ये कॉन्सेप्ट देखा जाए तो बहुत क्रांतिकारी है। देखिए, गांव में आज भी बहुत से लोग, खासकर महिलाएं और बुजुर्ग, बैंक जाने से हिचकिचाते हैं। हाँ, दूरी होती है, कागजी कार्यवाही भी होती है, बहुत जटिल लगती है। तो बीसी सखी योजना जो 2020 में शुरू हुई, इसी हिचक को तोड़ती है। इसमें गांव की ही एक पढ़ी लिखी महिला को ट्रेनिंग और एक डिजिटल डिवाइस दी जाती है। अच्छा। अब वो लोगों के दरवाजे पर जाकर पैसे जमा कर सकती है, निकाल सकती है, नए खाते खोल सकती है। सोचिए, एक बुजुर्ग महिला को अपनी पेंशन के लिए अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। सखी खुद उनके घर आती है। मतलब ये सिर्फ बैंकिंग सुविधा नहीं है, ये तो एक तरह से सामाजिक बदलाव भी ला रहा है। बिल्कुल। जब गांव की एक महिला आर्थिक लेन देन का केंद्र बनती है तो उसका सम्मान और आत्मविश्वास दोनों बढ़ता होगा। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यह योजना एक तीर से दो निशाने लगाती है। पहला, वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन, सबको बैंकिंग से जोड़ना। और दूसरा, जो शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है महिला सशक्तिकरण। जब एक महिला पैसे का प्रबंधन करती है तो वो सिर्फ एक एजेंट नहीं रहती, वो अपने समुदाय में एक लीडर बन जाती है। सही बात है। और आंकड़े बताते हैं कि हजारों बीसी सखियां आज काम कर रही हैं। ये दिखाता है कि मॉडल सफल हो रहा है। ये तो हुई लोगों तक पैसा पहुंचाने की बात, लेकिन उन परिवारों का क्या जो बेहद गरीबी में जी रहे हैं? उनके लिए शून्य गरीबी अभियान नाम से एक मिशन शुरू हुआ है। जी। नाम तो बहुत महत्वाकांक्षी लगता है, शून्य गरीबी। क्या यह वाकई मुमकिन है? नाम वाकई महत्वाकांक्षी है और यही इसकी खासियत है। ये मिशन, जो हाल ही में 2 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ, सबको थोड़ा थोड़ा देने की बजाय सबसे जरूरतमंद को सबसे ज्यादा मदद देने के सिद्धांत पर काम करता है। अच्छा, अंत्योदय की भावना जिसे कहते हैं। बिल्कुल, अंत्योदय। इसके तहत हर ग्राम पंचायत में 10 से 25 सबसे गरीब परिवारों की पहचान की जाती है। फिर सरकार का पूरा ध्यान इन चुने हुए परिवारों की सालाना आमदनी को कम से कम 1,25,000 रुपए तक पहुंचाने पर होता है। तो ये सिर्फ सब्सिडी या भत्ता नहीं है, ये तो एक तरह से हैंड होल्डिंग है, उन्हें गरीबी से बाहर निकालने का एक पूरा रोड मैप। बिल्कुल, ये एक टारगेटेड अप्रोच है। हालांकि यहाँ चुनौती भी है। क्या चुनौती है? सबसे गरीब परिवारों की सही पहचान करना और ये सुनिश्चित करना कि मदद सही जगह पहुंचे, ये जमीनी स्तर पर प्रशासन के लिए एक बड़ी परीक्षा होगी। लेकिन अगर ये सफल होता है तो ये गरीबी उन्मूलन के लिए एक नया मॉडल बन सकता है। आर्थिक मदद से आगे बढ़कर अगर पारंपरिक व्यवसायों की बात करें तो दूध उत्पादन हमेशा से यूपी की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है। हमेशा से। तो नंद बाबा दुग्ध मिशन के बारे में मैंने पढ़ा। क्या ये पुरानी श्वेत क्रांति का ही एक नया संस्करण है? आप इसे श्वेत क्रांति 2.0 कह सकते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण फर्क के साथ। यह मिशन, जो 2023 में शुरू हुआ, सिर्फ दूध का उत्पादन बढ़ाने पर जोर नहीं दे रहा। तो फिर किस पर दे रहा है? इसका एक बड़ा मकसद दूध उत्पादकों को बिचौलियों के चंगुल से निकालकर उन्हें उनके दूध का सही दाम दिलाना है। वो कैसे होगा? डेयरी सहकारी समितियों यानी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक मजबूत नेटवर्क बनाकर। ये ऑलमोस्ट अमूल मॉडल को यूपी के स्थानीय परिवेश में लागू करने की कोशिश है। मतलब किसान सीधे अपनी समिति को दूध बेचेगा और पैसा सीधा उसके खाते में आएगा। जी, और इसमें देसी नस्ल की गायों को भी बढ़ावा देने की बात है। हाँ, ये भी एक दिलचस्प पहलू है। गिर, साहीवाल, थार पारकर जैसी देसी नस्लें न केवल बेहतर दूध देती हैं, बल्कि स्थानीय जलवायु के प्रति ज्यादा अनुकूल भी होती हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म विजन है। पारंपरिक व्यवसायों की बात चली है तो एक जिला एक उत्पाद, मतलब ओडीओपी का जिक्र तो करना ही होगा। ये योजना तो अब काफी मशहूर हो चुकी है। बहुत ज्यादा। जनवरी 2018 में शुरू हुई थी है ना? तो इसने वाकई जमीनी स्तर पर कितना असर डाला है? ओडीओपी शायद हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश की सबसे सफल और प्रभावशाली योजना। मतलब ओडीओपी का जिक्र तो करना ही होगा। ये योजना तो अब काफी मशहूर हो चुकी है। बहुत ज्यादा। जनवरी 2018 में शुरू हुई थी है ना? तो इसने वाकई जमीनी स्तर पर कितना असर डाला है? ओडीओपी शायद हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश की सबसे सफल और प्रभावशाली योजनाओं में से एक है। इसकी खूबसूरती इसकी सादगी में है। सादगी में? कैसे?
हर जिले के एक खास उत्पाद को पहचानो, जैसे बनारस की साड़ी, मुरादाबाद का पीतल या लखनऊ की चिकनकारी, और फिर उसे ब्रांडिंग, टेक्नोलॉजी और मार्केट तक पहुंचने में हर तरह की मदद दो। इसका नतीजा ये हुआ है कि कई उत्पाद जो पहले सिर्फ स्थानीय बाजारों तक सीमित थे, आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। तो ये सिर्फ कला को बचाने की बात नहीं है, ये उसे एक बिजनेस मॉडल में बदलने की कोशिश है। बिल्कुल सही। इसी से जुड़ी एक और योजना है मुख्यमंत्री माटी कला योजना। क्या ये ओडीओपी का ही ये छोटा ज्यादा केंद्रित रूप है? आप ऐसा कह सकते हैं। माटी कला योजना कुम्हारों और मिट्टी के कारीगरों जैसे एक बहुत ही विशिष्ट समुदाय पर केंद्रित है। उन्हें आधुनिक चाक देना, बेहतर डिजाइन सिखाना और ब्याज मुक्त कर्ज देना, ये सब उन्हें आज के बाजार के लिए तैयार करता है। हाँ, ओडीओपी जहां एक बड़ी छतरी है, वहीं माटी कला जैसी योजनाएं उस छतरी के नीचे खास कारीगरों को मजबूत करती हैं। और सबसे बड़ी बात, ओडीओपी की सफलता को देखकर अब केंद्र सरकार ने भी इसे पूरे देश में लागू कर दिया है। अच्छा, यह दिखाता है कि एक राज्य का सफल मॉडल कैसे पूरे देश के लिए मिसाल बन सकता है। तो आर्थिक मोर्चे पर एक बहुआयामी रणनीति दिख रही है। अब मानव विकास के दूसरे स्तंभ यानी शिक्षा और स्वास्थ्य की ओर बढ़ते हैं। यहाँ स्कूल चलो अभियान और रोड टू स्कूल, ये दो नाम सामने आते हैं। इनमें क्या फर्क है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इन्हें आप एक ही सिक्के के दो पहलू मान सकते हैं। स्कूल चलो अभियान, जो 2022 में श्रावस्ती जैसी जगहों से शुरू हुआ, उसका लक्ष्य है हर बच्चे का स्कूल में दाखिला करवाना, यानी 100% एनरोलमेंट। जी, 100% एनरोलमेंट। ये पहला कदम है। लेकिन सिर्फ दाखिला करवाना काफी नहीं है। बच्चे स्कूल में टिके रहें, बीच में पढ़ाई न छोड़ें, ये भी उतना ही जरूरी है। और यहीं पे रोड टू स्कूल की भूमिका आती है। बिल्कुल। रोड टू स्कूल अभियान ड्रॉप आउट रेट को कम करने पर केंद्रित है। तो एक योजना बच्चों को स्कूल के दरवाजे तक लाती है और दूसरी यह सुनिश्चित करती है कि वो दरवाजे के अंदर ही रहें। स्कूल की पढ़ाई से आगे बढ़े तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अभ्युदय योजना का काफी नाम है। मुफ्त कोचिंग का ये मॉडल कितना कारगर है? अभ्युदय योजना उन हजारों प्रतिभाशाली छात्रों के लिए एक वरदान की तरह है जो बड़े शहरों में महंगी कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते। इसमें यूपीएससी, नीट, जेईई जैसी परीक्षाओं की तैयारी होती है। वही आईएएस और आईपीएस अधिकारी होते हैं जो खुद इन परीक्षाओं को पास कर चुके हैं। उनका अनुभव बहुत काम आता होगा। बहुत कीमती होता है। और इसी के साथ संस्कृत छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की गई है। ये थोड़ा हैरान करता है। एक तरफ यूपीएससी और नीट की तैयारी, दूसरी तरफ संस्कृत को बढ़ावा। ये सरकार की एक संतुलित सोच को दर्शाता है। एक तरफ अभ्युदय के जरिए आधुनिक करियर की आकांक्षाओं को पूरा किया जा रहा है, दूसरी तरफ संस्कृत छात्रवृत्ति के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक और भाषाई जड़ों को भी सहेजने की कोशिश है। विकास का मतलब सिर्फ आधुनिकता की अंधी दौड़ नहीं है। बिल्कुल, अपने विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ना भी है। अब बात करते हैं एक ऐसी योजना की जो सीधे तौर पर आधी आबादी के भविष्य से जुड़ी है, कन्या सुमंगला योजना। इसमें सहायता राशि बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक वित्तीय सहायता योजना है? असल में एक लड़की के जीवन चक्र में किया गया एक निवेश है। अच्छा, जीवन चक्र में निवेश। हाँ, ये योजना बहुत सोच समझकर डिजाइन की गई है। पैसा एक साथ नहीं, बल्कि 6 अलग-अलग किश्तों में दिया जाता है। जन्म पर, टीकाकरण पूरा होने पर, पहली कक्षा में दाखिले पर, 6ठी में, 9वीं में और फिर ग्रेजुएशन या डिप्लोमा करने पर। मतलब हर किश्त एक शर्त से जुड़ी है। हाँ, और यही इसकी खासियत है। यह परिवार को बेटी को पढ़ाने और उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों पर अप्रत्यक्ष रूप से चोट करती है। और स्वास्थ्य की बात चली है तो पोषण का जिक्र भी जरूरी है। हाँ। हॉट कुक्ड मील योजना, सक्षम सुपोषण योजना, ये कैसे काम कर रही हैं? ये योजनाएं पोषण की समस्या पर अलग-अलग स्तरों पर काम करती हैं। हॉट कुक्ड मील योजना 3 से 6 साल के बच्चों को आंगनवाड़ी में गर्म और ताज़ा पका हुआ खाना देती है, जो उनके विकास के लिए बहुत जरूरी है। बेहद जरूरी है। वहीं सक्षम सुपोषण योजना का दायरा और भी बड़ा है। ये कुपोषित बच्चों के साथ साथ किशोरियों पर ध्यान देती है, खासकर उन लड़कियों पर जो स्कूल नहीं जाती। अच्छा, ये जरूरी है क्योंकि अक्सर यही समूह पोषण के दायरे से बाहर रह जाता है। जी। और स्वास्थ्य के मोर्चे पर एक और बड़ी खबर है फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर।
सुना है कि उत्तर प्रदेश ने केंद्र सरकार के लक्ष्य से भी पहले से खत्म करने का टारगेट रखा है। जी, ये दिखाता है कि राज्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितनी प्रोएक्टिव अप्रोच अपना रहा है। केंद्र का लक्ष्य देश को 2027 तक फाइलेरिया मुक्त करना है, जबकि यूपी ने अपने लिए 2026 का लक्ष्य रखा है। ये तो एक बड़ा संकल्प है। बहुत बड़ा। इसके लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी बड़े पैमाने पर घर घर जाकर दवा खिलाने की रणनीति अपनाई गई है। आर्थिक और सामाजिक विकास के बाद अब पर्यावरण और बुनियादी ढांचे पर आते हैं। वृक्षारोपण अभियान के तहत 36.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। ये आंकड़ा तो सुनने में ही बहुत बड़ा लगता है। आंकड़ा वाकई बहुत बड़ा है, लेकिन इस अभियान के साथ एक और नीति को जोड़कर देखना होगा जो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है, एमसैंड नीति। एमसैंड मतलब मैन्युफैक्चर्ड सैंड। हाँ, कृत्रिम बालू। होता यह है कि निर्माण कार्यों के लिए नदियों से बेतहाशा रेत निकाली जाती है, जिससे नदियों का पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाता है और अवैध खनन को भी बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल। एमसैंड इसका एक स्थायी विकल्प है। इसमें पत्थरों को क्रश करके रेत बनाई जाती है। ये नीति एमसैंड के इस्तेमाल को बढ़ावा देती है, जिससे नदियों पर दबाव कम होता है। तो एक तरफ वृक्षारोपण और दूसरी तरफ नदियों का संरक्षण। जी, ये विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन साधने का एक बहुत ठोस और दूरदर्शी कदम है। और बुनियादी ढांचे में एक आखिरी योजना जिसने मेरा ध्यान खींचा, वो है मातृभूमि योजना। इसमें एनआरआई अपने गांव के विकास में 60% खर्च उठाते हैं। और 40% सरकार देती है। ये तो जन भागीदारी का एक अनोखा मॉडल है। ये सिर्फ अनोखा नहीं बल्कि बहुत भावनात्मक मॉडल भी है। ये उन लोगों को अपनी जड़ों से, अपनी मिट्टी से दोबारा जुड़ने का एक मौका देता है जो काम के लिए अपना गांव छोड़कर बाहर चले गए हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी कमाई का पैसा लगाकर अपने गांव में स्कूल या अस्पताल बनवाता है, तो वो सिर्फ एक इमारत नहीं बनाता, वो अपनेपन की एक मजबूत डोर भी बनाता है। यह योजना विकास को सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी से निकालकर उसे सबकी जिम्मेदारी बनाती है। लेकिन क्या इसमें यह खतरा नहीं है कि जिन गांवों के प्रवासी अमीर हैं सिर्फ वहीं विकास होगा और बाकी गांव पिछड़ जाएंगे? ये एक बहुत वैध चिंता है और इस पर ध्यान देने की जरूरत होगी। इस मॉडल की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार उन गांवों के लिए क्या करती है जहां से ज्यादा प्रवासी नहीं है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट के तौर पर यह बहुत शक्तिशाली है। तो आज हमने देखा कि कैसे उत्तर प्रदेश में योजनाओं का एक पूरा जाल बुना जा रहा है, आर्थिक सशक्तिकरण से लेकर मानव विकास और पर्यावरण संरक्षण तक। बीसी सखी से लेकर मातृभूमि योजना तक, हर योजना एक बड़ी पहेली का एक छोटा लेकिन जरूरी टुकड़ा है। जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारी सलाह यही है कि इन योजनाओं के नोट्स बनाएं, इनके उद्देश्यों को समझें और इन्हें आपस में जोड़कर देखने की कोशिश करें। इन योजनाओं को सिर्फ तथ्यों के ढेर के रूप में मत देखिए, ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये उत्तर प्रदेश के भविष्य को कैसे आकार दे रही हैं। सही कहा। एक सफल योजना दूसरी योजनाओं के लिए कैसे रास्ते खोलती है, ये सोचना आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता को बढ़ाएगा। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं जिस पर आप सोच सकते हैं। हमने देखा कि ये सभी योजनाएं अलग अलग समस्याओं का समाधान कर रही हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या जमीनी स्तर पर प्रशासन इन सभी योजनाओं के बीच तालमेल बिठा पा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है।